प्रमोशन हो गया आपका ना, कॉम्प्लेक्शन, RMT, तो उसके बाद गीता भवन। हाँ, सभी ऑनलाइन वालों को भी नमस्कार और आप सबका साइकोलॉजी की दुनिया में स्वागत है। अब तक कौन सी दुनिया चल रही थी? मैनेजमेंट अच्छी तरह से सीख गए आप? टेस्ट हो रहे हैं, उन टेस्ट में दिक्कत तो नहीं आ रही है? अच्छा, वैसे आज मैं थोड़ा सा ऊपर फील कर रहा हूँ, मुझे लगता है मेरा भी प्रमोशन हो गया है ना? ऐसे काफी ऊपर। आप कब से आ रहे हैं यहाँ? जब से मैं छोड़ के गया तब से यहाँ आ रहे हैं आप। और हमने सुना है कि आपका सारा सिलेबस हो गया, केवल एक हेरोडोटस और एक अरस्तु, 2 लोगों के सब्जेक्ट बचे हैं, एक इतिहास और एक साइकोलॉजी। ICT छोटा सा इतना सा टॉपिक है, इतना सा। चलिए, अब मैं साइकोलॉजी शुरू करूंगा और साइकोलॉजी जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम चलते रहेंगे। बिल्कुल भी ऐसी दिमाग में नहीं लाना है कि बहुत जल्दी जल्दी होगा, घास काट दिया जाएगा, पाप का धूप कर दिया जाएगा, ऐसी मैंने 2-4 बातें सुनी है ना। बिल्कुल भी चिंता ही नहीं करनी है इन बातों की। आपको बहुत धीरे धीरे तसल्ली से और मनोविज्ञान ये मानकर पढ़ाया जाएगा कि आप जीवन में केवल एक बार ही पढ़ोगे, इसके बाद दोबारा आपको कभी साइकोलॉजी पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार में ही जितने एग्जाम देने हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। खैर, 1-2 बात मुझे और करनी थी, भूल गया हूँ मैं। एक किस बारे में पूछना था आपसे? चलिए, साइकोलॉजी तो शिक्षा मनोविज्ञान में आप अनभिज्ञ हैं बिल्कुल, मैं ये मान के चलूं? उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते? अच्छा, किस किस ने मनोविज्ञान आज तक पढ़ा ही नहीं है? क्या बात है! तो ये बहुत चिंतनीय विषय है कि अब तक आप क्या कर रहे थे। है कि नहीं है भाई? अब तक आप क्या कर रहे थे साइकोलॉजी पढ़ा नहीं तो? और इस बात की क्या गारंटी है कि अब मैं पढ़ा दूंगा तो आप पढ़ लोगे? लेकिन यह है कि कईयों के अभी DLED चल रहा है, कईयों कंप्लीट नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं यही मान के आपको पढ़ाऊंगा। देखो, तनाव लेना नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है, मतलब स्कूल मैनेजमेंट का थोड़ा सा छोटा है, इसका थोड़ा सा बड़ा है। तो आपको बहुत ये इतने सारे कमेंट ऐसे तो करने नहीं है कि सर कोर्स कब होगा, कब कंप्लीट हो जाएगा, कैसे कंप्लीट हो जाएगा। जिस समय ये मान के चलिए कि आपके 70 घंटे बीत गए, सिलेबस हो जाएगा। 60 से 70 घंटे बीत गए ना तो सिलेबस हो जाएगा। और उसके मध्य में आपको बहुत सारे थपेड़े खाने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी कि 1-2 चीज़ें और सुन लो। प्रत्येक टीचर की पढ़ाने की शैली अपनी अलग होती है। साइकोलॉजी अथाह है, उसका कोई ज्ञान लिमिट नहीं है, कोई एक लैंडमार्क नहीं है, कोई एक मानक नहीं है कि मैंने आपको पढ़ा दिया तो उसके बाहर कुछ नहीं होगा, दूसरे ने आपको पढ़ा दिया तो उसके बाहर कुछ नहीं होगा। ये इस प्रकार का कोई मानक नहीं है। हम प्रयास ये करते हैं कि आपके एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाएँ, सभी तो नहीं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन हल कर पाएँ, यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आए। एक दूसरी बात मुझे ये बताओ कि फाउंडेशन बैच है, ये पात्रता का बैच है, मेंस का बैच है, तो मतलब पात्रता भी करनी है आपको और मेंस भी करना है। आपने कभी दोनों का सिलेबस मिलाया क्या? साइकोलॉजी का रेट मेंस का कितना चेंजेज है? कोई थोड़ा बहुत चेंजेज है। पात्रता में पहला वाला बिंदु नहीं है, मेंस में पहला वाला बिंदु भी दे दिया, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ प्रकृति क्षेत्र भी दे दिया है। और फिर लास्ट में कुछ 2-4 टॉपिक है जो मेंस में नहीं है, जैसे क्रियात्मक अनुसंधान, जैसे आपका चिंतन, जैसे आपकी कल्पना, तर्कणा, ये जो कुछ 2-4 बिंदु है ना जो आपके मेंस में नहीं दिए गए हैं और पात्रता में ही दे दिए गए।
इसके अलावा कोई विशेष चेंजेस नहीं है, केवल 2-4 घंटे का चीज चेंजेज है, बाकी सारा का सारा वही है जो आपके पात्रता में है, वही मेंस में। तो लगभग हमें उसी हिसाब से चलना होगा। मैं मेंस के हिसाब से चलूंगा कि किस किस हिसाब से टॉपिक होते रहे। पहले एक टॉपिक दे रखा है अर्थ प्रकृति क्षेत्र, उसके बाद में दे रखा है बाल विकास, उसके बाद में अधिगम 2 बिंदुओं में दे रखा है, एक में व्यक्तित्व दे रखा है, एक में बुद्धि दे रखा है, व्यक्तित्व के साथ शायद मेरे ख्याल से सृजनशीलता भी दे रखा है, और एक समायोजन दे रखा है, एक अधिगम में आने वाली कठिनाइयां। अधिगम को 3 बिंदुओं में दे रखा है, अधिगम 3 बिंदुओं में निकाल रखा है उन्होंने, और बहुत साधारण सा टॉपिक, और एक में व्यक्तिगत वो भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस भी दे रखा है। मतलब मैं मान के चलूं तो पूरा ही सिलेबस दे रखा है, कोई किसी प्रकार की साइकोलॉजी में गुंजाइश नहीं कि भाई हम यहाँ से इस चीज़ को छोड़ दें या यहाँ से इस चीज़ को छोड़ दें, पूरा कंप्लीट पढ़ना होगा। फिर दूसरा एक निश्चित ध्यान रखना, मनोविज्ञान, ये जो साइकोलॉजी हम पढ़ेंगे ना, इस सब्जेक्ट का मतलब कतई नहीं होता है रटना, लेकिन पहले मैं समझा के गया हूँ आपको, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो केवल रटी जा सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो केवल समझी जा सकती है। रटने वाली चीज़ हम ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे उनको, लिखेंगे ही नहीं, हम साथ साथ लिखेंगे जरूर, लेकिन रटने वाली चीज़ों को तो केवल याद कर सकते हैं, आप रट सकते हैं। समझने वाली चीज़ें ऐसी होगी जिनको आप लिख नहीं सकते, केवल समझना पड़ेगा। और जहाँ तक मनोविज्ञान पढ़ाने और पढ़ने की सार्थकता सिद्ध नहीं हो पाती है, जहाँ तक कि लिखा गया एक एक शब्द जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आए। मैं चलते ही नाम लेऊंगा उद्दीपक, मैं नाम लेऊंगा प्रतिक्रिया, संज्ञान, संक्रिया, ऐसे उल्टे सीधे बहुत सारे नाम होते हैं मनोविज्ञान में। अब तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि उद्दीपक क्या है, संज्ञान क्या है, संक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, पुनर्बलन क्या है। हम पढ़ते कब से आ रहे हैं, लेकिन इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, और जब तक शब्दों को नहीं समझ पाएंगे, मनोविज्ञान को पढ़ना और पढ़ाना समझाना बहुत ईजी है, बहुत आसान काम है। मुश्किल काम ये होता है कि मनोविज्ञान में हम लोग क्वेश्चन की शैली नहीं समझ पाते हैं, क्वेश्चन का भाव नहीं समझ पाते हैं। और क्वेश्चन का भाव इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि इंग्लिश मीनिंग्स का हिंदी अनुवाद दिया जाता है गूगल ट्रांसलेट के द्वारा, तो वो हिंदी अनुवाद इस प्रकार का करता है कि हमें पता ही नहीं लगता है कह क्या रहा है वो। इसलिए साथ में इंग्लिश टर्म्स भी लिखना बहुत जरूरी है। इंग्लिश टर्म्स जो जो अनिवार्य होगी ना, वहाँ पर मैं इंग्लिश लिखता जाऊँगा, वहाँ की इंग्लिश भी लिखना बहुत जरूरी है। यदि आप, कितने क्वेश्चन आएंगे आपके मेंस में साइकोलॉजी के? 10 क्वेश्चन आएंगे। मुझे लगता है कि यदि इंग्लिश टर्म साथ में लिख लें तो बाकी वाले लोगों से 2 क्वेश्चन ज़्यादा कर पाएंगे आप। 2 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएंगे निश्चित रूप से, 2 या 3 क्वेश्चन जो बिना इंग्लिश के हल नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित होना है, लेकिन इंग्लिश टर्म्स कुछ देखनी जरूरी है। तो बिना किसी झिझक के कि भाई इंग्लिश में ये इतने सारी इंग्लिश हमें से कैसे लिखी जाएगी, क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि यदि मैं भी इंग्लिश लिख रहा हूँ तो आप तो आराम से लिख पा रहे हैं। यदि मैं इंग्लिश लिख दूंगा इसका मतलब निश्चित सा है कि आप तो लिख ही लोगे। फिर उसको शब्द को ध्यान में रखना जरूरी है। एक शब्द के हिंदी में 15 पर्यायवाची शब्द मिल जाएंगे, लेकिन उसका इंग्लिश मीनिंग पेपर में एक ही मिला होगा, वही लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आपको मैं सीधा सीधा एक उदाहरण दे दूं, आप तो जवाब देना देंगे। पिछली बार का उदाहरण दे रहा हूं ना, अभी हाल ही के पेपरों में एक सवाल पूछा गया, एक सवाल से शुरू करता हूं फिर बाद में। व्यवहार का सिद्धांत। अच्छा, यहां पर साथ में अधिगम और लिखा हुआ है ना, अधिगम का व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? देखो ऑप्शन देखो कितने गजब के हैं। नाम सुने कैसे लोगों के आपने? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और कोहलर। ऐसे नाम सुने आपने? कभी नहीं सुने? पेपर था आपके डीएलएड में एक एजुकेशन साइकोलॉजी का पूरा, उसमें व्याख्याएं करके आए हैं आप। पता नहीं आपने बिल्ली को कितनी बार उछाला होगा। बिल्ली आई, बिल्ली कूदीन, बिल्ली उछलीन, बिल्ली ने पिंजरा खोला, फिर बिल्ली बाहर आई, फिर बिल्ली अंदर आई। हाँ बताओ, देखिए इसमें से क्या होगा? इसे कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना पड़े ना। लास्ट में मैं इस क्वेश्चन को जिस समय अधिगम पढ़ा रहा हूँगा ना, वापस लेके आऊँगा और उस समय आप इसका जवाब दोगे।
उस समय भी गलत होगा आपका, पढ़ने के बाद भी। फिर मैं समझाऊंगा कि इंग्लिश टर्म कैसे होता है। इसका यह सवाल पूछा गया, यह सवाल केवल उसी व्यक्ति के सही हुआ जिसने इंग्लिश टर्म पर ध्यान दिया है, हिंदी से नहीं हुआ है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन को देखो। व्यवहारवादी सिद्धांत इन तीनों के हैं। इसका सिद्धांत है संज्ञानवादी सिद्धांत, इसका व्यवहारवादी है, इसका संज्ञानवादी है। इसका मतलब यदि आप व्यवहारवादी पढ़ लोगे तो उसके बाद इन तीनों में से कोई एक आंसर करके आओगे, और इसका सही जवाब था ये संज्ञानवादी। हो ही नहीं सकता था, लोगों ने कहा हो ही नहीं सकता, ये तो पागल है, ये आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड को तो कुछ आता ही नहीं, क्यों निकाल दिया ये। जबकि इस व्यवहार शब्द के आगे कोष्टक में लिख रखा था इनसाइट इंग्लिश में, और इनसाइट को हिंदी में कहते हैं अंतर्दृष्टि, सूझ, क्या बोलते हैं। लेकिन अंतर्दृष्टि या सूझ भी तो एक व्यवहार है, इसलिए अगले ने हिंदी में व्यवहार लिख के दे दिया। और इसका सही जवाब क्या था, कॉलर। कोई नहीं पहुंच पाया, जिसने इंग्लिश देखी वो पहुंच पाया। और इंग्लिश क्यों देखें हम, हिंदी पूरी नहीं देखी जाती है, इसलिए ध्यान रखना अंग्रेजी बहुत काम आएगी इसमें। चलिए अब मैं शुरू करता हूं। एक मेरे पास में कमेंट आया कि सर साइकोलॉजी शुरू से पढ़ा होगे क्या, इसका मतलब आदि हो चुकी है क्या आपकी? आदि हो गई तो हम आगे से चल लें। तो फिर शुरू से ही पढ़ेंगे, है ना। चलिए, एक ज्यादा अपने जैसे स्कूल मैनेजमेंट लिखा था ना, उससे 10 एक पेज ज्यादा होंगे, बस इतना सा कि होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा अपना। वो शायद हमने 20-30 पेज में लिख लिया होगा, ये 40-50 पेज में हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, क्या है ये? मैंने पूछा ही नहीं आपको क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मैं तो पूछ रहा हूं ये क्या है? साइकोलॉजी। ये क्या है? साइकोलॉजी। अच्छा इसको हटा दिया तो अब तो देखिए ना क्या है, पी साइलेंट है भाई, साइलेंट है, दिया क्यों? साइलेंट रखना तो दिया क्यों? फिर भी मुझे बताओ ये भी क्या है? इस शब्द को पढ़ के देखो, देखिए साइकोलॉजी एक नहीं है, और ये भी क्या है? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है शब्द रखें या नहीं रखें। देखो इसका मतलब ये बता रहा है कि देखो मेरी शुरुआत पागलपन से हुई है। कहां से हुई है? प्रारंभ से पागल बनाने लगेगा हमें। जितना ज्यादा पागल बनते जाएंगे उतना ज्यादा साइकोलॉजी सीखते जाएंगे। ये पागल से ही तो शुरुआत हुई है ना। अच्छा ये साइकोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना? तो कौन कौन सा? साइकी और लोगस। साइकी का मतलब क्या होता है? साइकी आत्मा। ये सब हमारे सब पुरानी बातें जो हमसे पढ़ रखी है। और लोगस यानी अध्ययन। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। अच्छा ये जो 2 शब्द है कौन सी भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के हैं या लैटिन भाषा के हैं या यूनानी भाषा के हैं? यूनानी, ग्रीक और लैटिन। यूनानी नहीं, ग्रीक। ग्रीक को हिंदी में यूनानी कहते हैं। ग्रीक को क्या बोलते हैं? यूनानी। ये ग्रीक, और इसको ही क्या बोलेंगे? यूनानी। ध्यान रखिएगा, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक साइकी और एक लोगस। अब एक बात का और हमेशा ख्याल रखना, एक साम्राज्य था जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। कभी नाम सुना होता आपने? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। जैसे अपना मौर्य साम्राज्य था ना, वैसे एक दुनिया में साम्राज्य हुआ रोमन साम्राज्य। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। उन 3 महाद्वीपों में फैले उस साम्राज्य की भाषा हुआ करती थी यूनानी, क्योंकि प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? यूनान। कौन सी भाषा थी? यूनानी। यूनानी को क्या बोलते हैं? ग्रीक। कालांतर में ये साम्राज्य 2 भागों में बंट गया, 2 भागों में टूटा। एक उत्तरी हो गया, एक पूर्वी रोमन हो गया और एक पश्चिमी रोमन हो गया। जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था वो तो वैसे का वैसे रहा, लेकिन पश्चिमी रोमन साम्राज्य की एक रानी थी जिसका नाम था लातिनिया। क्या नाम था?
लातीनिया। इस लातीनिया नामक रानी ने कहा कि अपन अपनी भाषा वो नहीं रखेंगे जो देवर जी ने रखी है। वो एक नहीं हुए देवर जी, भाई ये अलग हो गए ना, दोनों दो भाई थे, दोनों भाइयों ने आपस में बांट लिया साम्राज्य, तो उन्होंने कहा हम चेंज करेंगे। उनकी ग्रीक भाषा को इन्होंने चेंज करके अपने खुद के नाम से, इस रानी ने अपने खुद के नाम से एक नई भाषा का सर्जन किया और उसका नाम था लैटिन भाषा। लातीनी भाषा था वास्तव में तो, और लातीनी को हम लोग क्या बोलने लग गए, लैटिन भाषा। मुझे बताइए, इनमें से लैटिन भाषा की जननी ग्रीक भाषा ही है ना, मूल भाषा तो ग्रीक ही है, उसके बाद कौन सी निकल के आई, लैटिन। और लैटिन निकल के आ गई तो उसमें शब्दावली में, शब्दकोश में कुछ बदलाव कर लिया गया और बदलाव करके उसको लैटिन कर दिया गया। इसलिए जहां कहीं भी ऐसे सवाल पूछे ना, उसमें पहली प्राथमिकता किसको देनी है, ग्रीक को। और ग्रीक यदि ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर लैटिन भाषा को देनी है, क्योंकि पहले कौन सी भाषा आई है, ग्रीक, और ग्रीक से ही कौन सी निकल के आई है, लैटिन भाषा। तो अपने ध्यान रखना है, साइकोलॉजी वास्तव में इन मूल शब्दों को यदि पढ़े ना, तो ये साइकी शब्द तो ग्रीक का है, लेकिन ये लोगस शब्द किसका है, सॉरी ये लैटिन का है और ये ग्रीक का है, लोगस, दोनों अलग अलग है। लेकिन अपने ध्यान रखना है, पहले किसको प्राथमिकता देनी है, ग्रीक, और ग्रीक ऑप्शन में नहीं हो तो फिर कौन सी हो जाएगी, लैटिन। बात समझ रहे हैं क्या? शुरुआत करो, देखिए श्री गणेश करो, हल्का सा लिख के श्री गणेश करो। टॉपिक क्या लिखना है ना, टॉपिक तो कुछ नहीं लिखना है, बस केवल तो आप इतना सा लिख लो ये, या फिर लिख लो टॉपिक लिखो, लिखो मनोविज्ञान का इतिहास, हेडिंग लगाओ मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का इतिहास। और फिर ये शब्द लिखना जरूरी है, साइकोलॉजी कितने शब्दों से, ऐसे कैसे उतार लो, दो शब्द, साइकी और लोगस। देखो ये ऑनलाइन वाले शुरू ही रहते हैं, शुरू ही जब से आओ तब से लास्ट तक ये शुरू ही रहते हैं, वो लिखते ही रहते हैं। ऑनलाइन वालों पढ़ो, तुम लिखो मत ज़्यादा। सर साइकोलॉजी और शिक्षा साइकोलॉजी दोनों डिफरेंट है क्या? नहीं है, दोनों डिफरेंट, एक ही है। फिर कह रहे हैं टेल मी सर प्लीज। हाँ अब ठीक है ना, आवाज़ सही है ना? शिक्षा साइकोलॉजी नहीं, एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। मैं बताऊंगा आपको ना, सारी चीजें बताऊंगा, आप तो बस निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए। संदीप कह रहा है सर जी अभी ऑफर आया था और मैंने कोर्स लिया है सर, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ऑफर में ऐसा ही होता है बेटा, ऑफर में कुछ पता नहीं चलता है, ऑफर का फायदा उठाया ना। हाँ पूरे पैसे देकर लेते ना तो समझ में आता, तब दिमाग में आता और यार 20,000 रुपये लग गए, अब तो समझना जरूरी है। अब ऑफर में 500 रुपये में मिल गया होगा, इसलिए ऑफर में पूरा बेच ही मिला गया, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आप तो निश्चिंत रूप से संदीप वर्मा, निश्चित रूप से आप क्लास पूरी देख लेना बस, यानी कि 2 की स्पीड में करके क्लास कंप्लीट होने के बाद देखो, फिर समझ में नहीं आएगा। और अब मैं इतने ही जवाब दूंगा ऑनलाइन वालों के, अब लास्ट में देखूंगा मैं कमेंट इनके। आवाज अब ठीक है ना, आवाज? हाँ अब बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना? अब क्लास डेली रहेगी, क्लास कंप्लीट जब तक साइकोलॉजी नहीं होगी तब तक चलती रहेगी, कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, ऐसे क्लास चलती रहेगी। क्या? पर पता नहीं लगेगा आपको, घंटे कब बीत गए वो पता नहीं लगेगा, वो मेरी जिम्मेदारी रहती है।
चले आगे। आपने हेडिंग लगाई है मनोविज्ञान का इतिहास। अभी मनोविज्ञान सब्जेक्ट पैदा नहीं हुआ है, पहले मनोविज्ञान सब्जेक्ट को पैदा करेंगे हम, फिर मनोविज्ञान को पैदा करने के बाद हम शिक्षा की चर्चा करेंगे, फिर शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों को मिलाएंगे और मिलाने के बाद उनकी प्रकृति की चर्चा करेंगे, उनके अर्थ की चर्चा करेंगे, क्षेत्र की चर्चा करेंगे। तो पहले हम तो मनोविज्ञान को पैदा कर रहे हैं, और मनोविज्ञान को पैदा करने से पहले आपको एक मेरी कहानी सुननी पड़ेगी कि भाई मनोविज्ञान किस किस स्वरूप में कैसे कैसे पैदा हुआ। अच्छा, कहानी ये होता है कि कहानी की खासियत ये होती है कि कहानी आदमी को एक बार ही सुननी पड़ती है, याद रह जाती है पूरी की पूरी। तो मैं आपको एक बार ही सुनाऊंगा कहानी, और वो एक बार में ही आपको पूरी याद रखनी है। बोलूं? पूछ लूंगा किसी से वापस, है ना? तैयार रहना, कान खोल के सुनना, दिमाग स्मृति मेमोरी में पूरा बिठाए रखना। कभी भी वापस पूछ लूंगा कहानी खत्म कर दे किसी से भी, और कहानी एक बार ही सुनाऊंगा, दोबारा सुनाऊंगा नहीं। 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान नाम का कोई विषय नहीं था। एक विषय हुआ करता था दर्शन शास्त्र, उसकी बहुत सारी शाखाएं थी, जिनमें से एक का नाम था मानसिक दर्शन, जिसे ही बोलते थे मनोदर्शन। उस मनोदर्शन में वर्तमान मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों को पढ़ा करते थे। 16वीं सदी में यूनान निवासी रुडोल्फ गोइकल ने एक पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया। उस साइकोलॉजिया पुस्तक में पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, और मनोविज्ञान ने अपने आत्मा के अध्ययन करने वाले विषय के रूप में स्वरूप ग्रहण कर लिया। ये मानने वाले थे अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट आदि के विचारों के आधार पर। फिर 17वीं सदी में ये मन का विज्ञान बना, और मन का विज्ञान मानने वाले थे पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, कांट, स्पिनोजा, लोब्स, रूसो आदि वगैरह। फिर 18वीं सदी में मन का विज्ञान ही बना रहा। 19वीं सदी में ये चेतना का अध्ययन करने वाला विषय बना, और चेतना का विज्ञान मानने वाले थे विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स हल्ली, टिचनर और वोइव्ज। फिर 20वीं सदी में इसे व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय बनाया गया। लेकिन 1879 में जब दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, किसके द्वारा? विलियम वुंट द्वारा, तब से ये चेतना का विज्ञान बना, और 1890 में इसकी आलोचना कर दी गई सिगमंड फ्राइड द्वारा। मुख्यतः आलोचना की गई दो आधारों पर कि जानवरों, छोटे बच्चों और पागल व्यक्तियों के चेतन का अध्ययन नहीं हो सकता है, और चेतन मन तो मात्र 10% होता है। फिर उसके बाद 1905 तक, 15 वर्ष तक मनोविज्ञान के अपना कोई दृष्टिकोण तय नहीं कर पाया, इसलिए उसको बंजर काल कहते हैं। और उसके बाद विलियम मैकडूगल ने 1905 में सबसे पहले ये कहने का प्रयास किया कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन हो सकता है। उसके लिए उन्होंने 2 किताबें लिखी, एक शिक्षा सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय, जिसमें व्यवहार शब्द को परिभाषित किया, और एक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें चेतना शब्द की आलोचना कर दी। और उसके बाद वाटसन ने निश्चित रूप से ये बताया हमें कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। वर्तमान के मनोवैज्ञानिक 20वीं सदी के बाद 21वीं सदी के मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को न केवल मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, बल्कि व्यवहार के साथ में मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान भी मानते हैं। कहानी खत्म, बस। अच्छी थी ना कहानी? वैसे ही चीजें ऊपर से जाती है, मैं और उतना ऊपर हूं, तो फिर अच्छा देखो, इस कहानी को पढ़ते हैं। अब कहानी दोबारा सुनाऊंगा नहीं, लेकिन इस कहानी की व्याख्या करते हैं, फिर लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम। भाई सिद्ध हो गई ये कहानी। एक परिभाषा लिखो, एक परिभाषा, एबिंगहास। अच्छा लिखनी नहीं है, देख लो, एक बार देख लो। एबिंगहास, क्या नाम है? एबिंगहास। एबिंगहास ने कहा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। इतिहास बहुत छोटा है। देखो, इस बात को सिद्ध करने में मनोविज्ञान पूरी समझ में आ जाती है। मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान का अतीत तो क्या है? बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा। इसका मतलब मनोविज्ञान को मनोविज्ञान के रूप में हम पढ़ेंगे ना, 16वीं सदी से पढ़ने लगेंगे। कब से पढ़ने लगेंगे? 16वीं सदी का मतलब हो गया, सदी का मतलब तो समझते हैं ना आप, कब से कब तक?
1500 से लेकर 1599, 16वीं सदी। 1600 से लेकर 1699, ये 16वीं सदी है। ये कौन सी सदी है? 17वीं। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा मुझे बताओ 2000 से लेकर 2099 तक यदि कोई जिंदा रहा तो कौन सी सदी? 21वीं। अभी कौन सी चल रही है? 21वीं। बात समझ में आ रही है आपको? मैं बात कौन सी सदी की कर रहा हूं? 16वीं सदी की कर रहा हूं। अच्छा 16वीं सदी की में मैं ये बता रहा हूं आपको कि 16वीं सदी में इतिहास शुरू होता है। क्या शुरू होता है? इससे पहले मनोविज्ञान के रूप में नहीं पढ़ा जाता था। मनोविज्ञान को मनोविज्ञान के रूप में नहीं पढ़ते थे। मनोविज्ञान को पढ़ते जरूर थे। आज के जिन मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों, हो सकता है वो इतने परिष्कृत नहीं थे, हो सकता है इतने संधारित किए हुए नहीं थे, इतने सारे नहीं थे, लेकिन जो भी मनोविज्ञान की चर्चाएं हम करते हैं ना, वो मनोविज्ञान की चर्चाएं हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। उसको मनोविज्ञान विषय के रूप में हम कब पढ़ने लगे? 16वीं सदी में पढ़ने लगे। इसका मतलब इतिहास तो बहुत छोटा हो जाएगा ना। अच्छा अतीत में जाए तो कब से पढ़ रहे हैं हम? कितना पुराना पढ़ रहे हैं हम? कोई बता सकता है कि मुझे कितना पुराना पढ़ रहे हैं? कौन सी सदी से मनोविज्ञान की बातें चल रही है? 16वीं से 11वीं सदी, लगभग 3री सदी। और गहराई में उतरो देखें। अच्छा किसके टाइम में पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं अरस्तु के टाइम में, हम लोग पढ़ रहे हैं सुकरात के टाइम में। नाम सुने कैसे? प्लेटो के टाइम में। अच्छा अरस्तु, प्लेटो और सुकरात ये कब के हैं? 3री से ईसवी या ईसा पूर्व है? ईसा पूर्व है। लगभग कौन सी शताब्दी है? 4वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व तो समझते हैं ना आप? ईसा मसीह के, अब ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद। मुझे तो ये बता दो, तुम कुछ नहीं करना है, मुझे तो ये बताओ कि ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, ये आज से कितने साल पहले की बात कर रहा हूं मैं? लगभग कब? 200, 2400, मतलब 2000 तो ये हो गए और 400 आपको पीछे चलना पड़ेगा कि नहीं पड़ा? ईसा पूर्व है। देखो जहां से अपना ये कैलेंडर शुरू हुआ ना, इस कैलेंडर के बाद जितनी भी सन आई ना, उसको हमने नाम दे दिया है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो वर्तमान का चल रहा है उसको हमने नाम दिया ईसवी। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना दुनिया में घटनाएं इस कैलेंडर के शुरू होने के बाद ही हुई, घटित हुई है, पहले भी तो हुई है। उन घटनाओं को हम चिन्हित करने के लिए हम लोग पीछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो जैसे जैसे पीछे जाएंगे उसको हम लोग कह देंगे ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व है। बात समझ पा रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं जैसे मान लीजिए यहां पर कैलेंडर की शुरुआत हुई, यहां से 1 हुआ, 1 से लेकर वर्तमान में 2023 तक आ गए हम, 2024 तक आ गए वर्तमान तक। इसके पहले जो घटनाएं घटित हुई है ना, अब इन सनों के आगे तो जैसे ये 500 है, ये 1000 है, ये 1500 है, इनके आगे तो हम प्लस लगाएंगे, तो इनके आगे क्या लगाएंगे? माइनस। अब माइनस और प्लस अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इनके आगे प्लस की जगह हमने लिख दिया ईसवी, और इनके आगे हमने लिख दिया ईसा पूर्व। बात समझ में आ रही है? ईसवी और ईसा पूर्व। एक को बोलते हैं हम लोग बीसी, पीछे वाले को बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट यानी ईसा, और बिफोर यानी ईसा से पहले। और ये बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडी, एना डोमिनी। एना डोमिनी यानी ईसा के जन्म का वर्ष, एना डोमिनी को हम बोलते हैं एडी। आजकल इसको सी और बीसी के नाम से जानते हैं। ये कॉमन एरा, सामान्य युग, और ये बिफोर कॉमन एरा, मतलब सामान्य युग से पहले का युग। अब देखिए मुझे ये बताइए, यहां पर मैं यदि ऐसे लिखूं 500, 1000, 1500, तो इनके आगे मैं ईसा पूर्व लगा दूंगा। मैं बात कर रहा हूं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। कब की कर रहा हूं? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। मैं समझाना चाह रहा हूं मनोविज्ञान का अतीत। यहां पर मनोविज्ञान को यहां से पढ़ने लगे थे, और वर्तमान में जो इतिहास बनाया ना, वो बनाया 16वीं सदी में। इसका मतलब यहां पर बनाया कि नहीं बनाया? मुझे बताओ, अभी इतिहास बने हुए तो मनोविज्ञान को 400-500 साल ही हुए हैं ना, लेकिन अतीत को हो गए ना 2400 साल। मनोविज्ञान यहां से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग? तो एबिंगहास ने क्या गलत किया गया? इसने सही कहा कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास
बहुत छोटा था आगे। अब हम इस इतिहास पर आए हैं। तो भाई सबसे पहले कोई भी जब सब्जेक्ट होता है, इस मनोविज्ञान को हम लोग पढ़ते थे 16वीं सदी से पहले, तो एक विषय हुआ करता था, कौन सा? दर्शन शास्त्र। सबसे पहले इसको दर्शन के अंतर्गत पढ़ा गया। दर्शन तो आप समझ ही रहे हैं, किसके दर्शन? भाई जो अरस्तु ने दिया, जो प्लेटो ने दिया, जो सुकरात ने दिया, उनके दर्शन के साथ में हम लोग इसको पढ़ते हैं। उन्होंने ही बातें बताई। अरस्तु ही आपको बताओ तो मनोविज्ञान का जनक है, उसने ही तो मनोविज्ञान की मुख्य मुख्य बातें बताई है। उसके दर्शन के साथ हम मनोविज्ञान को पढ़ रहे थे। और दर्शन शास्त्र की बहुत सारी शाखाएं थी। एक शाखा का नाम था मनोदर्शन। क्या नाम था? और एक शाखा का नाम था, इसी मनोदर्शन को हम लोग बोलते थे मानसिक दर्शन। इस मानसिक दर्शन में हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? जो मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांत हैं उनको पढ़ रहे हैं। जब तक ये स्वतंत्र नहीं हुआ तब तक हम लोग इस दर्शन के अंतर्गत ही इसको पढ़ते हैं, इन दर्शनों के अंतर्गत। इसलिए दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी बन जाता है। ये जननी एक नहीं है, यहीं से मनोविज्ञान पैदा हुआ है। अच्छा, इससे 16वीं सदी में पहली बार मनोविज्ञान अलग होता है। मनोविज्ञान के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? मनोविज्ञान के रूप में। और ये मनोविज्ञान के रूप में आया, और इस मनोविज्ञान के रूप में लाने का जो श्रेय दिया गया, इस मनोविज्ञान शब्द का जो पहला प्रयोग किया गया, वो 1590 ईस्वी में 1590 ईस्वी में एक व्यक्ति था यूनान का निवासी, जिसका नाम था रुडोल्फ गोइकल। क्या नाम था? और इस रुडोल्फ गोइकल ने किताब लिखी, और पुस्तक क्या लिखी है? साइकोलॉजिया, ये किताब लिखी। और इस किताब में सबसे पहले इस सब्जेक्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए? इस सब्जेक्ट के लिए, जो दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी ना, मनोदर्शन या मानसिक दर्शन, इस सब्जेक्ट के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, और उस शब्द का नाम था साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान। किस शब्द का प्रयोग किया है? साइकोलॉजी। मुझे बताओ, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग 1590 ईस्वी में हुआ, इसका मतलब कौन सी सदी में हुआ? 16वीं सदी में हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, सब्जेक्ट के लिए सबसे पहली बात यह होती है कि सब्जेक्ट बन तो गया, लेकिन वो सब्जेक्ट अध्ययन किसका करेगा? सबसे बड़ी चुनौती सब्जेक्ट के लिए क्या होती है? कि वो सब्जेक्ट किसका अध्ययन करेगा। सब्जेक्ट बनाया हाल ही में ताजा, कौन सी सदी में? 16वीं सदी में। और सब्जेक्ट का नाम है मनोविज्ञान। लेकिन सब्जेक्ट किसका अध्ययन करेगा? किसका अध्ययन करेगा? पहला संकट था, इन्होंने उस संकट को सुझाया। तो इन्होंने मनोदर्शन या मानसिक दर्शन, इस टाइम के जो मनोवैज्ञानिक थे ना, उन्होंने अध्ययन किया उसका। जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ये जो शब्द आया है ना साइकोलॉजी, ये यूनानी भाषा का शब्द है। और इस साइकोलॉजी शब्द में दो शब्दों से मिलकर बना, अभी लिखा हमने। एक कौन सा? साइकी, और एक कौन सा? लोकस। साइकी का मतलब आत्मा। थोड़ा और चेंज करता हूं मैं, आत्मा नहीं है साइकी। यदि आप ग्रीक लैटिन की डिक्शनरी खोल के देखते हैं ना हम लोग, तो उसमें साइकी का अर्थ होता है मन ऑब्लिक मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा। धन्यवाद है उस व्यक्ति को जिसने उसका नाम आत्मा दे दिया, नहीं तो हमें इतना बड़ा याद रखना पड़ता। मन एवं मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा। अच्छा, ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी। और एनर्जी होती है ऊर्जा। ये अर्थ तो आप समझते रहना। मुझे तो ये बताओ, ज्यादा आपने साइंस तो नहीं पढ़ी, लेकिन इतनी जरूर पढ़ी होगी कि ऊर्जा न तो उत्पादित की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है। ना बनाई जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। बात समझ पा रहे हैं ना? देखिए, व्यक्ति के मन या मस्तिष्क में, माइंड में, मन में एक ऐसी ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो एनर्जी पाई जाती है। अब मुझे बताओ, व्यक्ति का जब व्यक्ति मरेगा तो वो ऊर्जा नष्ट होगी क्या? नहीं। आपने कहा है ऊर्जा का नियम है, ये ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती है। ऊर्जा एक रूप से किस में भाग जाएगी? दूसरे रूप। अब मुझे बताओ, व्यक्ति जब मरेगा तो वो ऊर्जा निकलेगी कि नहीं निकलेगी?
और निकल के भाग के कहां जाएगी? भाग के फिर उसने कर्म कैसे किए? मान लो उसने कुत्ते जैसे कर्म किए तो कुत्ते में घुस जाएगी, उसने मनुष्य जैसे कर्म किए तो मनुष्य में घुस जाएगी, भैंस जैसे कर्म किए तो भैंस में घुस जाएगी। बात समझ पा रहे हैं ना? एनर्जी एक जगह नहीं रुकेगी ना। एनर्जी होती है किसी प्राणी में पाई जाती है। अब प्राणी जब खत्म हुआ है, तो प्राणी का जब शरीर खत्म हुआ है ना, तो फिर एनर्जी निकल के जाएगी कि नहीं जाएगी? ये एनर्जी निकल के जाती है। अच्छा मुझे बताओ, इस एनर्जी को हमने इतना सम्मान दिया, ये एनर्जी इतना रहस्यमयी हो गई, इतनी कौतूहल की वस्तु हो गई, आज भी है, इतनी कौतूहल की वस्तु हो गई कि हम लोग ये पहचान नहीं पाए कि ये एनर्जी क्यों निकलती है, कैसे निकलती है और जाके कहां मिलती है। हमने इस एनर्जी को एक नाम दे दिया, आत्मा। हम लोग कहते हैं ना, व्यक्ति शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा निकल के दूसरे में चली जाती है। अब वो किस में जाती है वो बताओ, उसके कर्मों पे डिपेंड होता है कि नहीं होता है? आजकल के दर्शन के अनुसार हम यही पढ़ते हैं ना कि आत्मा किस में गई। जब आदमी मरता है ना तो कई सारे टोटके करते हैं ना, फिर मरता है तो कई सारे टोटके करते हैं। आपको शायद गहराई से नहीं पता होगा, मैंने इन चीजों को गहराई से देखा, क्यों? मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान सब्जेक्ट इस प्रकार का है। जैसे आदमी मरता है तो फिर एक कोई बर्तन वर्तन होता है, उस बर्तन को ढक देते हैं ना, अंदर कोई दीपक विपक कुछ रख देते हैं, कुछ आटे का बना के, फिर उसको 1-2 दिन तक ढके रखते हैं। फिर पंडित जी आते हैं, उसको उठाते हैं, उठा देखते हैं कि किसके खोज है, जिसके पांवों की आकृति बनी हुई हो, कहते हैं वो उसी में चली गई। जैसे मान लो वहां पर कुत्ते के खोज हो गए, कुत्ते की आकृति होगी तो इसका मतलब उस कहां चला गया। अब यदि कोई व्यक्ति, कोई पंडित जी ऐसे कहेगा कि नहीं तुम्हारे दादा तो कुत्ता बन गए, मुझे बताओ क्या वो पोते सहन करेंगे क्या? इसलिए वो पंडित जी क्या करते हैं, चुपके से अपने मनुष्य जैसे पांव बनाते हैं और फिर कहते हैं देखो आओ आओ, देखो तुम्हारे दादाजी क्या बने हैं, मनुष्य बने हैं, बहुत अच्छे कर्म किए थे इन्होंने। मैं ये नहीं समझाना चाहता हूं क्या बने क्यों बने, लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये मन या मस्तिष्क में जो ऊर्जा पाई जाती है ना, उस ऊर्जा को हमने नाम क्या दे दिया? यूनान वासियों ने इसका नाम क्या दे दिया? आत्मा। किसका नाम दे दिया? आत्मा। मुझे बताओ, ये आत्मा जो सब्जेक्ट साइकी से निकला है, तो सब्जेक्ट क्या बन रहा है? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो लोगों ने कहा कि यार ये ना, इसके नाम के हिसाब से ये ठीक बैठता है मामला, कि जो अपना मनोविज्ञान है ना, ये किसका अध्ययन करता है? आत्मा का अध्ययन। तो पहली बार मनोविज्ञान को किसके अध्ययन का विषय वस्तु माना गया? कि यह आत्मा का अध्ययन करेगा। किसका अध्ययन करेगा? आत्मा का। कौन थे मानने वाले? अरस्तु। ये लो, मैंने आपके कहने पर लिख रहा हूं मैं, अरस्तु। और बताओ, प्लेटो, सुकरात, यही लोग थे, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। अब मुझे एक बात बताओ, अभी तो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि अरस्तु 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था। मैं बात कर रहा हूं 16वीं सदी की। अरस्तु को मरे हुए 2000 साल हो गए यहां पर, हुए कि नहीं हुए? जब यह आत्मा का अध्ययन बन रहा है तब अरस्तु को मरे हुए कितने साल हो गए हैं? 2000 साल हो गए हैं। क्या जिंदा ही बैठा है क्या? तो फिर अरस्तु कैसे कह सकता है कि आत्मा का अध्ययन है? उसकी आत्मा बता रही है हमें ना, वो जो कर्म करके गया है ना, कर्म करके मतलब वो जो कुछ लिख के गया था ना, दर्शन, उसकी किताबें, इनकी किताबें, इनके विचार हमें बता रहे हैं कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? आत्मा का अध्ययन है। उनके विचारों के आधार पर कहा है। हमने ये कभी नहीं कहा कि अरस्तु ने कहा है। अरस्तु का कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है इस प्रकार का जो ये कह रहा है कि देखिए मैं अरस्तु हूं और मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय है। कुछ उपलब्ध नहीं है इस प्रकार का। हमें उसका दर्शन उपलब्ध है, और उसके दर्शन को यदि पढ़े तो हमें समझ में आता है कि मनोविज्ञान ये जो मानसिक दर्शन था ना, वो मानसिक दर्शन किसका अध्ययन करता था? आत्मा का अध्ययन करता था। बात समझ पा रहे हैं? अब मैं एक लाइन में कह सकता हूं कि 16वीं सदी में मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय था, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट, सुकरात के विचारों के आधार पर। बात समझ रहे हैं? इनके आइडियाज अपने पास में है, इनके विचार अपने पास में है। अब देखिए, ये 16वीं सदी में किसका बन गया है? आत्मा का अध्ययन बन गया है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। देखो, समय बीतता जाता है। जब तक कोई आदमी कोई कुछ करता नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि कोई एक काम कर दे तो उसकी आलोचनाएं निश्चित रूप से होती है। यदि आप अब आराम से घर बैठे हैं ना, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सब पड़ोसी खुश है, और यदि आपका सिलेक्शन हो गया तो आलोचनाएं निश्चित रूप से होगी। फिर वो अलग अलग कयास लगाएंगे
कि कैसे लगा? हाँ, बस में बैठ के आया। कयास लगाएंगे, आलोचनाएं शुरू करेंगे। फिर कई तो वो कहेंगे कि वो मिनकी के भाग को छिक्को टूट गो, बिल्ली के भाग का छिक्का टूटना। मतलब छिक्का क्या होता है? ऊपर लटकी हुई एक जावनी। पहले क्या करते थे कि भाई बिल्ली पहुंच नहीं जाए, इसलिए एक जावनी होती थी जिसमें दही दूध रखा जाता था, घी रखा जाता था, उसको ऊपर लटका देते थे। एक दिन एक बिल्ली आई, उसके नीचे आकर यूं देख रही है और संयोग से वो रस्सी टूट गई और टूट के नीचे गिर गई। उसको कहते हैं बिल्ली के भाग का छिक्का टूटना, किस्मत का छिक्का। लोग ऐसे भी बताएंगे आपको। कई कहेंगे कि कोई नजदीक में कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट आ गया होगा इसलिए नकल कर ली होगी, कहीं कहीं तुक्का लग गया होगा, कहीं कहीं आरपीएससी से गलती हो गई होगी, रोल नंबर तो दूसरे के देने थे, इनके दे दिए होंगे। ऐसी आलोचनाएं भी करते हैं। ध्यान रखो, आत्मा का देन बनाए। आलोचनाएं करेंगे कि नहीं करेंगे? धीरे धीरे चलते चलते कौन सी सदी आई है? 17वीं सदी आई है। दो इटली के मनोवैज्ञानिक है, एक का नाम है पोम्पोनोजी। क्या नाम है? एक का नाम है टॉमस रीड। क्या नाम है? टॉमस रीड। ये दो प्रमुख हुए। एक का नाम याद करो, देखिए, एक का नाम टॉमस रीड। बोलो, 2-4 बार बोलोगे ना तब तक ये रिश्तेदार से लगने लग जाएंगे। पोम्पोनोजी, टॉमस रीड, पोम्पोनोजी, टॉमस रीड। कहां के हैं दोनों? इटली। सुनिएगा ध्यान से। इन्होंने पोम्पोनोजी और टॉमस रीड ने 17वीं शताब्दी चल रही थी। कुछ लोग, आपको बताओ तो, अभी तक झंडा लिए हुए हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है। किसका झंडा है? मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है। झंडा लिए प्रचार कर रहे हैं, अपनी कोचिंगें खोल रखी है, अपना स्कूलें खोल रखी है, बोले मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट नहीं है, सुकरात ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो मर गए, लेकिन इनके विचारों के आधार पर हम लोग, इनके बहुत सारे समर्थक बड़े हुए बैठे हैं। एक दिन ये पोम्पोनोजी और टॉमस रीड इन समर्थकों के पास गए, 17वीं शताब्दी की बात चल रही है, और जाके इनसे पूछा, बोले तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट है? तो उन्होंने कहा मनोविज्ञान। क्यों, कोई डाउट है क्या आपको? बोले नहीं, डाउट नहीं है, मनोविज्ञान क्या करता है? तो इन्होंने कहा मनोविज्ञान आपको पता नहीं है, पूरी दुनिया को पता है मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? आत्मा का। तो बोले एक काम कर, फिर बता। पोम्पोनोजी ने कहा बता, मेरी आत्मा कैसी है? मेरी आत्मा कहाँ है? इधर है एक, इधर है एक, यहां बिठा रखी है मैंने एक, कहीं घुटनों में है एक। अच्छा, आत्मा है कितनी? 200 ग्राम की एक, 50 ग्राम की छोटी सी एक, 1 किलो की एक। आकृति कैसी है? कैसी? चूहे जैसी एक, बिल्ली जैसी एक, या मेरे जैसी है क्या? और आत्मा क्या कहती है मुझे आत्मा क्या कहती है कि तू रीट की तैयारी कर ले, एक 2nd ग्रेड की तैयारी कर ले, एक 1st ग्रेड की तैयारी कर ले, किसकी कर ले? तू है क्या? मतलब उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है आत्मा की? तो इन्होंने कहा देखो हमें तो क्या पता, हमने तो इन 2 बुजुर्ग लोग थे ना जो अरस्तु, सुकरात, इनकी इज्जत रखने के लिए कह दिया था, हमसे गलती हो गई, नहीं पता है हमें तो बोले हाँ गलती हो गई, धूल खाई काली गाय। आज के बाद हम ये नहीं कहेंगे कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? आत्मा का अध्ययन करता है, ये नहीं कहेंगे कभी भी। तो बोले इन पोम्पोनोजी और टॉमस रीड ने कहा कि तुम आज के बाद अपनी दुकान को बंद रखना और ध्यान रखना, मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन नहीं करता है, मन का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? मन का अध्ययन करता है। और मन को हम लोग बोलते हैं मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क, मतलब माइंड। किसका अध्ययन कर रहा है? माइंड का अध्ययन कर रहा है, मस्तिष्क का अध्ययन कर रहा है। बोले मनोविज्ञान तो किसका अध्ययन कर रहा है? मन या मस्तिष्क का अध्ययन कर रहा है। अब बताओ, दूसरे दिन कितने गजब की खबर छपी होगी अखबारों में, मनोविज्ञान ने अपना आत्मा का स्वरूप खोया। मनोविज्ञान अब जाने लगी मन के रूप में। मनोविज्ञान अब करेगी मन का अध्ययन। अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे के विचारों को किया गया खत्म। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? पोम्पोनोजी और टॉमस रीड के दोनों के अलग अलग, एक इस कॉर्नर में बड़ी फोटो और एक इस कॉर्नर में बड़ी फोटो। मुझे बताओ फॉलोवर बढ़े कि नहीं बढ़े एक साथ ही? कितना अच्छा काम हुआ होगा इनके लिए। पोम्पोनोजी और टॉमस रीड के बढ़ते फॉलोवर्स को देखते हुए, इनके बढ़ते विचारों के, दुनिया में बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, इनके साथ में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बड़े बड़े थे अपने मन में, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। उन्होंने भी कहा कि सही कह रहे हैं ये जो दोनों छोरे कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। कौन कौन थे? देखो, हॉब्स,
स्पिनोजा, लोक, जॉन लोक ही है, लिबनिज, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ट्वीट कर दिया इस बात का, इनके साथ में समर्थक हो गए। इसलिए किसके माने जाएंगे ये? मन या मस्तिष्क के माने जाएंगे। पोम्पोनोजी, टॉमस रीड, हॉब्स, स्पिनोजा, जॉन लोक, लिबनिज आदि लोग थे। देखो ये दीपिका के नाम से कोई आईडी चलाता है और कितने खूबसूरत बात लिखता है ना कि सर जिस तरह से आपके लिए वो रानी थी, कौन सी रानी? वोइच, अरे क्लियोपेट्रा, क्लियोपेट्रा नाम बताया था मैंने आपको उसका। पता नहीं क्यों वैसे ही आप हमारे लिए हो गए हो। क्या दिखाई दिया हमें? पोम्पोनोजी, टॉमस रीड, हॉब्स, लोक। लेकिन ये मन की बातें चल रही है। किसकी बातें चल रही है? मन की बातें चल रही है। अच्छा, 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान बन गया, चलता रहा। 18वीं सदी में, 18वीं सदी आ गई, फिर भी चलता रहा। किसी ने यह बताने की हिम्मत नहीं की कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन नहीं करता है, और यदि बताए भी तो सबसे बड़ा संकट ये कि तू बता दे किसका करता है। भाई संकट ये भी, मैं कहने को तो मैं भी कह दूं कि मन का अध्ययन नहीं करता है, लेकिन बता किसका करता है। भाई बड़ा संकट होता है ना ये, कोई नहीं खोज पाया। सदी बीतते बीतते 19वीं आ गई। कौन सी आ गई? 19वीं। और 19वीं सदी में एक व्यक्ति का नाम था विलियम वुंट। कौन था? एक व्यक्ति का नाम था विलियम जेम्स, एक व्यक्ति का नाम था विलियम वोइब्ज, एक व्यक्ति का नाम था जेम्स सल्ली, एक व्यक्ति का नाम था टिचनर। मुख्यतः 5 मनोवैज्ञानिक हैं। कौन कौन है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम वोइब्ज, जेम्स सल्ली और टिचनर। ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन 5 मनोवैज्ञानिक एक जगह हुए और ये एक जगह होकर एक दिन सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग किसके घर पहुंचे? पोम्पोनोजी और टॉमस रीड 200 साल से जिंदा नहीं है। ये 17वीं शताब्दी की बातें हैं और ये किसकी है? 19वीं सदी की। लेकिन पोम्पोनोजी और टॉमस रीड के समर्थक तो थे ना भाई, ये तो मर गए लेकिन पीछे उनके समर्थक तो बैठे थे ना। उनके समर्थकों ने जो कार्यालय बना रखा था ना, हेड ऑफिस, जहां पर ऊपर झंडे अंडे लगा रखे थे, उनके पास पहुंचे और पहुंचकर कहा कि बता कौन सा सब्जेक्ट है? बोले मनोविज्ञान। बता किसका अध्ययन करता है? बोले ये पिछले 2 साल से लगातार मेन पृष्ठ पे आ रहा है, ये पढ़, तुझे पता नहीं है क्या? मन का अध्ययन कर रहा है। किसका अध्ययन कर रहा है? मन का। तो बोले बता मेरा मन कैसा है? मेरा मन कहाँ रहता है? यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहेगा। मेरा मन कितना है? उसका रंग कैसा है? उसका आकार कैसा है? मेरा मन कब डोलता है? मेरे कितने मन है? अच्छा, मन सोता है कि नहीं सोता? नींद लेता है? मन किसकी तैयारी की बात करता है? मन क्या पढ़ने की बात करता है क्या? भाई हजारों सवाल पूछे। बोले मन क्या है? मन कैसा है? मन का रंग कैसा है? रूप कैसा? आकार कैसा? आकृति कैसी? तो इन्होंने कहा मन तो पोम्पोनोजी और टॉमस रीड ने बताया था और वो मर गए। तो बोले ध्यान रखना, आज के बाद अपनी इस दुकान को, शटर को नीचे रखना। मनोविज्ञान मन का अध्ययन नहीं करता है। मनोविज्ञान किसका करता है? चेतना का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है रे? चेतना का अध्ययन। और दूसरे दिन वही हाल हुआ जो एक बार देखो पोम्पोनोजी और टॉमस रीड का हुआ था। मनोविज्ञान ने मन का स्वरूप खोया। मनोविज्ञान अब चेतना को अपनाएगी। पोम्पोनोजी और टॉमस रीड निकले झूठे। यही हुआ। और बताओ इन सब की अखबार में फोटो आई कि नहीं आई? विलियम वोंट, विलियम जेम्स सल्ली, वोइब्स, ये जो लोग थे ये बड़े छा गए दुनिया में। बोले देखो ये किसकी बात कर रहे हैं? चेतना की बात कर रहे हैं। अच्छा, बीच में अब मुझे बताइए, जब मन आ गया दुनिया के सामने तो इस मन पर अध्ययन होगा कि नहीं होगा?
भाई मन पर बिना अध्ययन हुए तो कहा नहीं होगा कि मन या मस्तिष्क क्या होता है, इस पर अध्ययन हुआ। देखो मैं बताऊं, आप लोग मुझे ये बता दो, मन कितने होते हैं? मन कितने होते हैं? मैं ऑप्शन दूं। मन 1, 2, 3 और अनंत। मन कितने होते हैं? मन तो एक ही है क्या? तो फिर कई बार हम ये क्यों कहते हैं कि यार मेरे 2 मन हो रहे हैं कि कोचिंग जाऊं कि मार्केट जाऊं? 2 मन नहीं होते कि विवाह में जाऊं या कोचिंग जाऊं? 2 मन नहीं होते हैं क्या? चलिए ये बात तो आज तक कोई पता लगा ही नहीं पाया है, इसलिए अपने को फालतू में इस पर बहस नहीं करनी। मुझे तो ये बता दीजिए, मन, एक व्यक्ति का मन होता है ना अपना, एक व्यक्ति का मन, माइंड एक साथ कितने काम कर सकता है? ऑप्शन वही है सेम। एक व्यक्ति का मन एक साथ कितने काम कर सकता है? अच्छा, एक वाले कितने हैं और 2 वाले? 2 वाले भी है, 3 वाले, अनंत वाले, बाकी सब अनंत वाले। देखो तुक्का फेंकना सीखो तुम, घबराओ मत। अच्छा मुझे ये बताओ, सड़क पर एक बोर्ड लगा होता है, आपने कभी पढ़ा कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करें? फिर आगे और लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि एक व्यक्ति का मन एक साथ एक से ज्यादा काम कर रहा होता तो ये बोर्ड क्यों लिखने पड़ते हमें? एक मन गाड़ी चला रहा होता, एक मन मोबाइल पे बात कर रहा होता, एक मन पीछे बात कर रहा होता। ऐसा हो सकता है क्या? कतई नहीं होता है। व्यक्ति का मन एक साथ केवल एक ही काम कर सकता है। मनुष्य का मन एक साथ एक ही काम कर सकता है। कई बार आपने देखा होगा, आप लोगों के दोनों हाथों में यदि मान लीजिए 2 बर्तन है और उनमें कुछ सामान भरा हुआ है, पानी दूध वगैरह कुछ भरा हुआ है, कई बार हम क्या करते हैं, इस एक पर ध्यान लगा देते हैं, उसको इसमें डालते हैं तो वो उसका पता नहीं रहता है, वो अपने आप ही। कई बार देखा होगा आपने ऐसा। अच्छा नहीं तो मैं बताऊं, यदि आप जोर जोर से हंस रहे हो ना, जोर जोर से हंस रहे हो, आपको भयंकर हंसी आ रही है, आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, हंसते वक्त हल्के से ये सोचिएगा यार मैं कैसा लग रहा हूं, आपका हंसना बंद हो जाएगा। क्योंकि पहले आपका मन किस में लगा हुआ था? हंसने में। अब आपका मन किस में लग गया है? ऑब्जर्वेशन करने में। तो हंसना बंद हो जाएगा। यदि आप जोर जोर से कभी रोवो ना, मौका मिले, और रो रहे हो जोर जोर से, चिल्ला रहे हो रब्बा रे रब, तो उसी वक्त आप एक बार ये देखना कि यार मैं कैसा लग रहा हूं, आपका रोना बंद हो जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति का मन एक साथ कितने काम करता है? एक काम करेगा। ध्यान रह जाएगा। फिर इस मन पर और आगे अध्ययन हुआ और इस मन की अवस्थाएं, मन की स्टेज निकल के आई, मन की अवस्थाएं निकल के आई। और मन की कितनी अवस्थाएं होती है? मन की 3 अवस्थाएं होती है। एक होता है जिसे आप लोग बोलते हैं चेतन मन, एक होता है जिसे आप लोग बोलते हैं, एक होता है जिसे आप लोग बोलते हैं अर्धचेतन। अच्छा बता सकते हैं मुझे चेतन यानी जागृत अवस्था, और अचेतन यानी सुषुप्त अवस्था, सोया हुआ, और अर्धचेतन यानी आधा जागावान आधा सोया हुआ, नींद आ भी रही है नहीं भी आ रही है, उस स्टेज को कहेंगे। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। 3 अवस्थाएं, अपने माइंड की 3 अवस्थाएं होती है, मस्तिष्क की मेमोरी की 3 अवस्थाएं होती है। लेकिन जितना हम समझ पा रहे हैं ना उतना ही नहीं है। जो चीज हमारे सामने उपस्थित है, वर्तमान में हमारे सामने उपस्थित है, हम जिसे देख पा रहे हैं, हम जिसके साथ कार्य कर पा रहे हैं, जो ठीक हमारे साथ में वर्तमान में हमारे साथ घटित हो रही है, उस मन की अवस्था को बोलते हैं चेतन अवस्था। और जो हमने ग्रहण कर लिया है, जो हमने देख लिया है और वर्तमान में हमारे सामने उपस्थित नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं अचेतन मन, अचेतन अवस्था। क्या बोलेंगे? अचेतन अवस्था। देखिए आपने, मैं और समझाऊं इसको, ऐसे नहीं समझेंगे आप लोग। आपने सिर्फ ये सुना है सुषुप्त अवस्था और जागृत अवस्था, ऐसी स्टेज नहीं है।
जो आज अभी आप वर्तमान में यह देख रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं, ये बोर्ड आपके सामने, ये क्लास में आप लोग बैठे हैं, जो भी आप कुछ ग्रहण कर रहे हैं ना, ये कौन सी अवस्था है? ये आपकी कॉन्शियस माइंड है, आपकी चेतन अवस्था। ये आप जानबूझ के कर रहे हैं, जिस पर आपका नियंत्रण है। जागृत अवस्था का मतलब ये नहीं कि जागना और सोना, जागृत अवस्था का मतलब है कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, जिस पर आपका नियंत्रण है। यहां से आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जो चीजें, जो अनुभव आपने लिए, वो अनुभव आपकी मेमोरी में सेट होंगे कि नहीं होंगे? वो मेमोरी में सेट होंगे तो वो चले जाएंगे कहां पर? अचेतन में। कहां चले जाएंगे? आपने ये भी सुना होगा कि दुखद बातों और जो सपने पूरे नहीं हो पाए, कटु अनुभूतियों, ये कहां पर रहते हैं? अचेतन में। ये केवल यही नहीं रहते हैं अचेतन में। सिगमंड फ्राइड ने अचेतन में जितना भी अनुभव रहते हैं ना, उनमें से जो दमित इच्छा है ना, उनका अध्ययन किया हमारे सामने। केवल अध्ययन किसका किया उन्होंने? दमित इच्छाओं का। इसलिए हमारे दिमाग में ये चलता है कि केवल दमित इच्छाएं ही अचेतन में रहती है। जितने भी आज आप जो अनुभव ले रहे हैं ना, वो सारे के सारे अनुभव कहां जा रहे हैं? इसका मतलब मैं कहता हूं कि आज जो आपके सामने, ठीक सामने जो उपस्थित है ना, वो तो है चेतन, और जो पीछे मेमोरी में चला गया वो क्या है? अचेतन। मुझे बताइए बड़ा कौन होगा? अचेतन होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसको समझाने वालों ने बहुत गजब तरीके से समझाया है। ये पानी का जार है ना, बहुत गजब तरीके से समझाया। ये पानी का जार है, इस पानी के जार में ये पूरा भरा हुआ है, इसमें आप लोग एक बर्फ का टुकड़ा डालिए। क्या डालना है आपको? बर्फ का टुकड़ा डालना है। कभी देखा है क्या जार में पानी का बर्फ का टुकड़ा? आजकल नहीं होता है, प्राचीन काल में होता था। आजकल ये काम नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में आपको बताओ, जब बारात आती थी ना, तो बारात को ठंडा पानी पिलाने के लिए गर्मियों में, दिन में बिल्कुल जून की भयंकर तपती दोपहरी होती थी ना, उसमें तो विवाह रखते थे भाई। जून की भयंकर तपती दोपहरी है, और उसमें विवाह में फिर दूल्हे कौन? वो कोट पैंट, वो शूट वूट लगा देते थे उसको, फांसी सी लग जाती थी उसको, और पसीना हो रहा था। लेकिन वो 2-4 लोग, ये ठीक है, डीओ लेके साथ चलते थे, वो थोड़ी देर होती वो डीओ लगा देते उसके, ताकि वो बदबू नहीं आती। अब आप याद करके देखो, ऐसी तपती दोपहरी में यदि बारातियों को ठंडा पानी दिया जाए, कितना मजा आएगा। पहले फ्रिज व्रिज वाला सिस्टम था नहीं, ठंडा पानी कहां देखने को मिलता था। और इतनी मटकियां कितनी लाके रखें, मटकियों में कैसे ठंडा हो? इसलिए क्या करते थे, बर्फ की सिल्ली मंगवाते थे बाजार से, और लाके उस ड्रम में डाल देते थे। और बताओ ड्रम का पानी कितना ठंडा होता था, खूबसूरत। अच्छा, बच्चों को तो मजा आता है, छोटे छोटे बच्चे होते ना, वो तो इस इंतजार में लगे रहते थे कि ये बाराती रूपी राक्षस सभी के सभी चले जाएं और पीछे थोड़ा बर्फ बच जाए। और बारात में खाने में चाहे रसगुल्ले दे रहे हैं, कोई संबंध नहीं है बच्चों को, वो बर्फ मिलना जरूरी है। फिर वो बर्फ फोड़ फोड़ के इन बच्चे ले जाते थे ना। याद करके देखो, उसमें जैसे ये बर्फ की सिल्ली डाली जाएगी, वो बर्फ की सिल्ली इतनी अंदर चली जाएगी और इतनी सी बाहर रहेगी। ये जो अंदर, क्या आपको दिखाई दे रही है? क्या दिखाई नहीं दे रही है? नहीं है। लेकिन क्या बर्फ नहीं है? क्या है तो सही, लेकिन क्या आपके नियंत्रण में है? क्या आप उसे देख पा रहे हैं? क्या मतलब उसे अनुभव कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है ये कौन सा मन है? अचेतन है। और मुझे बताइए, ये आपके सामने उपस्थित है कि नहीं है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? चेतन मन। कौन सी अवस्था? जागृत अवस्था। ये बताओ, सुसुप्त अवस्था मतलब आपके नियंत्रण में नहीं है। ये कितना पार्ट होता है? 90%। और ये कितना पार्ट होता है? 10%। बात समझ पा रहे हैं? चेतन और अचेतन। अब देखिएगा, कभी आपने मान लीजिए क्या कह रहे हैं हम, आई एम ऑनलाइन स्टूडेंट सर, इसलिए नोट्स बनवा तो किस से सही स्टडी करो आप? पहले वाले सर जो साइकोलॉजी करवा रहे थे या आपसे सर? प्लीज किस, कौन है ये? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पूरण सिंह जी भाटी। अब ये नोट्स आज शुरू किए ना हमने, ये दोबारा से बनाने हैं। आज जो शुरू किया ना हमने, पढ़ना शुरू किया है, ये दोबारा से बनाना है। साइकोलॉजी कंप्लीट होगी अब आपकी, अब बीच में नहीं छोड़ी जाएगी। चाहे आप भले कितने ही चिल्लाओगे ना, फिर भी नहीं छोड़ी जाएगी अब तो, क्योंकि अब आपकी भी नहीं चलेगी। खूब चिल्ला लिया आप भी, अब तो आप कहोगे तो आपको पागल समझ लेंगे लोग बाग, बोले ये बेच पागल हो गया है ना, ज्यादा पढ़ा लिखा है। चलिए वापस आओ यहां, चेतन अचेतन पढ़ रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए आपने मनोविज्ञान याद कर ली पूरी, ठीक है, कंप्लीट मनोविज्ञान याद कर लिया। आपने ये भी याद कर लिया कि मन का विज्ञान करने वाला व्यक्ति पोम्पोनोजी और टॉमस रीड है।
अब आप पेपर में सवाल करने जा रहे हैं, आपके 20 में से 19 सवाल तो सही हो गए, 19 तो आपको आ रहे हैं। एक सवाल जो आपको पढ़ा हुआ है लेकिन आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, पढ़ा हुआ है दिमाग में नहीं आ रहा है, क्या होगा? उसमें सवाल सीधा सीधा पूछा गया है कि किसने मनोविज्ञान को सबसे पहले मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था? आपके दिमाग में नहीं आ रहा, आप कह रहे हो रे पढ़ा था रे, वहां लिखा हुआ है वो, लेकिन क्या लिखा हुआ है? कोई पहला अक्षर बता दे। लेकिन एग्जाम में कौन बताए पहला अक्षर? कौन बताए पहला अक्षर? कोई यूं करके करके यूं करते 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 टाइम हो गया और हमारी शीट ले ली गई, पेपर कंप्लीट, दिमाग खराब, दिमाग खराब। घर आए, घर वालों ने कहा बेटा थक गया होगा, खाना खा ले। बोले दिमाग खराब मत करो, आज वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है मेरा। बैग को फेंक दिया, जाके बेड पे पड़े और पढ़ते ही अरे पोम्पोनोजी अब तक पोम्पोनोजी कहां था? अब तक पोम्पोनोजी अर्ध चेतन में था। कहां था? जो अचेतन से तो निकल चुका हो लेकिन चेतन में नहीं आया हो, दोनों के बीच की जो कड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? अर्धचेतन बोलते हैं। मुझे बताइए ये क्या है? अर्धचेतन। बात समझ पा रहे हैं क्या? अचेतन से तो आ चुका है लेकिन कहां पर नहीं पहुंचा है? अभी चेतन में नहीं पहुंचा है। अच्छा देखिए, आप मार्केट में कपड़े खरीदने गए, अब बाजार में क्या होता है? शोरूम लगा होता है, उसमें अलग अलग पीस रखे होते हैं, भाई अलग अलग सैंपल रखे होते हैं, वहां नमूने रखे होते हैं। आपने सेट कर लिया कि भाई इस प्रकार के 5 दे दे, इस प्रकार के 7 दे दे, इस प्रकार के 10 दे दे, ऐसे ऐसे करके आपने उसको बता दिया, ऑर्डर किया। उसने कहा आप जरा बैठिए, पीछे लड़का गोडाउन से सामान लेके आ जाएगा। पर्ची दी लड़के को, लड़का गया उनका गोडाउन में सामान लाने के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वो शोरूम बड़ा होगा गोडाउन बड़ा होगा? आपको तो शोरूम में तो केवल 100 पीस दिखाई देंगे ना, बाकी सारा का सारा माल तो कहां पड़ा होगा? उसका गोडाउन में पड़ा होगा। मुझे बताइए आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है वो चेतन है कि नहीं है? वो तो आपके सामने है। क्या आपको गोडाउन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। बताओ अचेतन में एक नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है ना, आप नहीं देख पा रहे हैं ना, लेकिन फिर भी उसमें बड़ा मेमोरी ज्यादा एक नहीं है, अनुभव ज्यादा एक नहीं है, सामान ज्यादा एक नहीं है। उसमें 90% सामान है, यहां पर तो केवल कितना है? 10% है। अब लड़का वहां पर सामान लाने के लिए गया, वहां पर उसने गोडाउन वाले ने जो व्यक्ति था उसने पैक करके सामान दे दिया, लड़के के रखा सर पर, और अब लड़का आ रहा है शोरूम कपड़े लेकर, लेकिन आपको बहुत जल्दी हो रही है, आप कह रहे हैं कि जल्दी मंगवाइए ना, कब लाएगा वो? तो इधर शोरूम वाला फोन करता है किसको? गोडाउन वाले को। बोले वो लड़का पहुंचा नहीं, तो वो कहेगा कि यहां से तो निकल गया। बताओ वो अचेतन से निकल गया कि नहीं निकल गया? लेकिन कहां नहीं पहुंचा है? चेतन में नहीं आया। अब तक कहां है वो? अर्धचेतन। बात समझ पा रहे हैं? अर्धचेतन अपने आप में कोई अलग मेमोरी नहीं है, जो अचेतन में उपस्थित अनुभव है उनको चेतन में लाने के लिए जिस कड़ी को काम में लिया जाता है वो क्या कहलाती है? अर्धचेतन कहलाती है, सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम लोग बोलते हैं। तो देखो मन की, मैं ये कह रहा था 17वीं शताब्दी में जब मन का विज्ञान बना ना, तो मन का विज्ञान बनते ही मनोविज्ञान में मन पर अध्ययन किया जाने लगा और मन की 3 अवस्थाएं सामने निकल कर आई। एक कौन सी? चेतन, एक अचेतन और एक अर्धचेतन। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, 3 माइंड सामने निकल कर आए। देखो मैं यहां चल रहे थे ना हम लोग, बताओ 16वीं शताब्दी में किसका अध्ययन? 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क। यहां पर पूरे माइंड की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 19वीं शताब्दी में किसका? चेतना का। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड, विलियम जेम्स ने यह नहीं कहा कि मन का अध्ययन नहीं करता है, मन का अध्ययन तो कर रहा है, लेकिन मन के 3 स्वरूप है ना, उनमें से एक स्वरूप का अध्ययन कर रहा है। और कौन से का? चेतन का। केवल कॉन्शियस माइंड का अध्ययन कर रहा है, अनकॉन्शियस माइंड का अध्ययन नहीं कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड का अध्ययन नहीं कर रहा है। केवल कितने का कर रहा है? 1/10 भाग का, मतलब 10% का अध्ययन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ यार ये तो है। वो दूसरे बैच में चले गए हैं ना विकास, मैं पढ़ा दूंगा आप, और मैं ऑफलाइन वालों को समझा दूंगा। नहीं, इनके दिमाग में कभी कभी गलत आ जाता है, गलत भावनाएं पनप जाती है टीचर के प्रति,
और राजेश सही कह रहा है, ये विकास सही कह रहा है कि सर राजेश सर के प्रति गलत भावनाएं पनप रही है ऑफलाइन वाले बच्चों को। बिल्कुल नहीं पनपेगी, सब अपनी जगह सम्माननीय है, सब माननीय है। चलें वापस, कहाँ चल रहे हैं? क्या कल कोर्स ही पूरा हो जाएगा? किसका? मैं चेतन पढ़ा रहा हूं, तुम अचेतन में चले गए हैं। बताओ कल हो जाएगा क्या? आर्ट एंड कल्चर का कल हो जाएगा? कितने बजे से? नहीं तो आज क्लास नहीं है क्या? आर्ट एंड कल्चर नहीं है, आज है राजस्थान हिस्ट्री। चलिए चलिए, जैसे भी होगा वैसे देख लेंगे, कोर्स हो जाएगा आपने तो ये चीजें। अरे यार, ये पूरन सिंह कह रहा है प्लीज रिप्लाई सर बिकॉज आई एम कंफ्यूज्ड। यार पूरन सिंह, अब तुम तो कंफ्यूज हो, लेकिन मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो बताओ? क्या सवाल? बंद कर दो नहीं इसको, थोड़ी देर मुझे चेतन में घुस जाने दो। बताऊंगा मैं, सबका जवाब दूंगा ना। आप तो शाम निश्चिंत होकर पढ़े, पहले मूल कार्य को नहीं भूले, अपना मूल काम पढ़ना है। 16वीं सदी, 17वीं सदी, कौन सी सदी पर आ गए? 19वीं सदी। और 19वीं सदी में किसका देन? क्या बताओ, पूरे मन के देन की बात कर रहा है कि केवल मन के एक स्टेज, एक अवस्था की बात कर रहा है, और वो कौन सी है? चेतन। कब किया? अब 19वीं सदी में मैं आपको तारीख बताता हूं ना। 19वीं सदी में इन्होंने किया, एटीन 79 में। एक अलग बात है ना, दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली है, विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोली गई है? 1879 को। कहां पर? जर्मनी में। और जर्मनी के किस जगह? लिप्जिंग शहर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। जर्मनी में लिप्जिंग शहर था, उसमें लिप्जिंग विश्वविद्यालय था, जिसको वर्तमान में हम लोग बोलने लगे हैं कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है जिसका नाम वर्तमान में। इस लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में दुनिया की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित कर दी। देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है मनोविज्ञान के लिए। अब तक मनोविज्ञान में प्रयोगशाला नहीं थी। और आप याद करके देखो, जिस सब्जेक्ट में प्रयोग होने लग जाए, इसका मतलब वो सब्जेक्ट साइंटिफिक बन जाता है, वैज्ञानिक बन जाता है। इससे पहले मनोविज्ञान था तो सही, लेकिन मनोविज्ञान वैज्ञानिक नहीं था। मनोविज्ञान पूर्णतः वैज्ञानिक विषय नहीं था। अब मनोविज्ञान क्या बन चुका है? पूर्णतः वैज्ञानिक विषय बन चुका है। 1879 में दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली। प्रयोगशाला में आपको पता हो तो प्रयोग होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन वो प्रयोग जो किए जाते हैं ना, वो प्रयोग केवल कौन से अवस्था में किए जाते हैं? चेतन अवस्था में। किस में किए जाते हैं? चेतन। इसका मतलब यह है कि मनोविज्ञान इस प्रयोगशाला के अनुसार किसका अध्ययन करेगा? चेतन मन का अध्ययन करेगा, न कि अचेतन और अर्धचेतन का। देखिए हम यहां चल रहे थे ना, 19वीं सदी चेतना का विज्ञान बना। विलियम वुंट, विलियम वाइब्स, जेम्स सल्ली और टिचनर जैसे लोग थे। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में अभी प्रसिद्धि दिलवाई थी। अभी ये अपने शेषवावस्था में चल रहा था। कब दिलवाई है प्रसिद्धि? 1879 में। अभी मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान बना ही है, 19वीं सदी तो है नहीं है। इसको बने हुए मात्र 11 वर्ष हुए थे। कितने वर्ष हुए? मतलब कब की बात कर रहा हूं? 1890 की बात कर रहा हूं। 11 वर्ष हुए थे, एक सिंगम पैदा हुआ और उसका नाम था सिगमंड फ्राइड। नाम सुना आपने कभी? सिगमंड फ्राइड को नाम सुना है ना आपने? दुनिया में मुझे लगता है मनोविज्ञान का देवता इसे ही कहा जाना चाहिए, इतनी अच्छी बातें लिख के गए हैं। सिगमंड फ्राइड
अच्छा, ये सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया वियना का रहने वाला था। ऑस्ट्रिया ना एक छोटी सी जगह, ऑस्ट्रिया वियना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। जैसे नाम सुना ना हंगरी, ऑस्ट्रिया, और वो अलग अलग देश है जो, उस ऑस्ट्रिया वियना का रहने वाला है। और एक पागलों के अस्पताल में पागल व्यक्तियों का चिकित्सक हुआ करता था, डॉक्टर हुआ करता था, पागल लोगों का इलाज किया करता था। और ये जो सिगमंड फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड ने 1890 में एक ट्वीट किया, जैसे दोरो राटी कर रहा है, एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा, मनोविज्ञान चेतना का देन नहीं हो सकता है। देखो कितनी बड़ी बात कर रहा है, छोटी बात नहीं कर रहा है। मनोविज्ञान चेतना का देन नहीं कर सकता है। अभी अभी तो 11 वर्ष पहले तो अखबार में फोटो छपी है, कौन से 100-200 साल हो गए इनको प्रसिद्धि लेते हुए। 1879 की बात है जब मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन के रूप में स्थापित हुआ है, और 1890 में इसकी आलोचना शुरू हो गई है। और आलोचना की है सिगमंड फ्राइड ने। और सिगमंड फ्राइड ने जो आलोचना की, तो मुझे बताइए, ये इतने सारे लोग जो इतनी मनोविज्ञान की प्रयोगशालाओं पर इतना खर्चा कर दिया, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, अभी हाल ही में भाई इस प्रसिद्धि के कारण कहीं की सगाई हुई होगी, किसी का विवाह हुआ होगा, अभी हाल ही में चल ही रहा होगा मामला, और उतने में उनके बारे में कहा जा रहा है कि नहीं है। क्या सहन करेंगे? नहीं करेंगे सहन, कतई सहन नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने सुबह सुबह उसको घेर लिया सिगमंड फ्राइड को। बोले बता कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, तू बता। मनोविज्ञान किसका अध्ययन, फिर किसका अध्ययन? मनोविज्ञान है कैसे नहीं, बोले तो चेतना कैसे नहीं। तो इसने कहा मैं बता दूंगा। मैं डरता हूं क्या आपसे? नहीं डरता हूं, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा। वो लाइव होगा सब चैनल पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और सबके सामने बताऊंगा मैं, नहीं तुम घेर लोगे मुझे। ऐसा कहते हैं सिगमंड फ्राइड का एक सेमिनार रखा गया जिसमें सब लोग बैठ गए। ये तो बैठे अग्रिम पंक्ति में, ये सब अग्रिम पंक्ति में बिठाए गए। फिर इन्होंने अपने कुछ गुंडे वुंडे रखे थे, वो बाहर खड़े थे लट लेके, बोले वो फेल हो जाए ना, और जैसे ही बाहर निकले बस तुम तो ताबड़तोड़ बैटिंग कर देना। अब मुझे बताइए, सिगमंड फ्राइड आया मंच पर और उसने सबको नमस्कार किया और कहा कि आपके दुविधा यही है ना कि मनोविज्ञान चेतना का देन है। मैं बताता हूं मनोविज्ञान चेतना का देन नहीं है। दो बातों की चर्चा करूंगा मैं। कितनी बातों की? 2 बातों की चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन नहीं है, चेतना का अध्ययन नहीं। इसने कहा देखो मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान आपका मनोविज्ञान, आप कह रहे हैं ना कि चेतना का विज्ञान है, मैं मान लिया चेतना का विज्ञान है, तो फिर मुझे एक पागल व्यक्ति, छोटा बच्चा, छोटे बच्चों और पागल व्यक्ति, छोटा बच्चा और जानवरों के चेतन का अध्ययन करके दिखाइए। बताओ। छोटा सा 6 माह का बच्चा है, उस बच्चे के पास आप गए और जाकर कहा कि बेटा क्या हालचाल है, हाय। उसने कहा ठीक हूं, आप कैसे हैं? फिर आप कहोगे मैं ठीक हूं, बस मस्त हूं, अपने जा रहा हूं आराम से गीता भवन और साइकोलॉजी पढ़ रहा हूं, कई बार हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, कई बार कल्चर पढ़ रहा हूं। वो कहेगा कि देखो आप चाहे पढ़ रहे होंगे साइकोलॉजी, मुझे कोई लेना देना नहीं है इस बात से, मैं तो मस्त हूं, अपने मस्ती में जिंदा रहना चाहता हूं और पढ़ दूंगा तो सही में, लेकिन जीवन में कभी भी रीट की तैयारी नहीं करूंगा। बच्चा बोलेगा क्या? मैं 6 माह के बच्चे की बात कर रहा हूं, बोलेगा? बच्चा क्या समझ पा रहा है, आपको क्या रिएक्ट कर पा रहा है, उसके चेतन में क्या चल रहा है, वो क्यों रो रहा है, वो बच्चा क्यों हंस रहा है, वो बच्चा क्या चाहता है, उसके चेतन में क्या चल रहा है, उसके चेतन में चल रहा है ना ये चीजें। लेकिन क्या उस बात को आप पहचान पाएंगे क्या? इसने सिगमंड फ्राइड ने कहा ले जाओ उस बच्चे को आपकी प्रयोगशाला में और बताओ वो बच्चा क्यों रो रहा है, वो बच्चा क्या चाह रहा है, वो बच्चा क्या सोच रहा है, क्या उसके चेतन का अध्ययन कर दोगे क्या तुम? बोले हाँ ठीक है, तो बच्चों का नहीं करेंगे और? बोले और क्या? जानवरों का। जैसे ही गीता भवन से बाहर निकले, कुत्ता दौड़ के आ रहा है भयंकर रूप से। आप उसे कह रहे हैं रुक, कहां जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा तुझे, ये गीता भवन है यहाँ, रुक। वो कह रहा है बीच में डिस्टर्ब मत कर, मुझे वैसे ही परेशान हूं मैं पहले से ही, मुझे सीधा RMT से आगे जाना है। क्यों दौड़ के आया? क्या बता सकता है क्या जानवर?
जानवर के चेतन में क्या चल रहा है? क्या जानवर का चेतन नहीं होता है क्या? होता। तो जानवर के चेतन में क्या चल रहा है बता दोगे क्या? बोले हाँ ठीक है, दो तो हो गए, फिर और बता। बोले और पागल व्यक्ति। पागल व्यक्ति इधर से आ रहा है। आपने कहा तू कैसे पागल हुआ रे? पत्थर उठाया, सीधे खोपड़ी में मारी। उसके चेतन में क्या चल रहा है बता दोगे क्या? इसने कहा रे मूर्खों। वो कौन मूर्ख? कौन? अग्रिम पंक्ति वाले, विलियम जेम्स, विलियम वुंड, सब के सब। उनको कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। एक वयस्क व्यक्ति है, केवल मनुष्य प्राणी, और वो भी वयस्क, वो सब कुछ बोलता चालता है। उसके चेतन का अध्ययन करके तुम क्या निकाल लोगे इस मनोविज्ञान से? वो तो वैसे ही बता देगा कि भाई मैं बीमार हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, कि मैं फ्रस्ट्रेशन में हूं, मैं दबाव में हूं। वो तो वैसे ही बता देगा। उसके चेतन में क्या चल रहा है वो तो वैसे ही बता देगा। यदि तुम्हें अध्ययन नहीं करना है तो किन का करो? पागल व्यक्ति, छोटे बच्चों, जानवरों, इनके चेतन का। और सिगमंड फ्राइड ने कहा ध्यान रखना, कभी भी इनके चेतन का अध्ययन किया नहीं जा सकता है। यदि इनका अध्ययन करना होगा ना तो आपको अचेतन का अध्ययन करना पड़ेगा। किसका अध्ययन करना पड़ेगा? इसके अचेतन का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। फिर उसने कहा एक बात और सुनो ध्यान से, ये जो चेतन मन है ना आपका, ये केवल 1/10 भाग है, 10%। अचेतन कितना है? 90%। तो मुझे ये बताओ, यदि एक व्यक्ति को पूरी मनोविज्ञान पढ़नी हो तो आपके इस मनोविज्ञान जैसे 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे क्या? यदि रीट में मान लो पूरी मनोविज्ञान पढ़नी हो, रीट में पूरी मनोविज्ञान कंप्लीट पढ़नी हो, तो चेतन मन 10% के लिए आपने इतनी बड़ी साइकोलॉजी लगा दी, तो उस 90% के लिए 9 सब्जेक्ट और बनाएंगे। इसका मतलब तो फिर मनोविज्ञान के नीचे दब के मर जाएंगे। पढ़ेंगे कब? फिर दूसरी बात इसने कहा कि मन का केवल छोटा सा भाग है 10%, उसका क्या अध्ययन कर रहे हो? अध्ययन करना है तो किसका करो? उस अचेतन का करो। तो फिर उन लोगों ने कहा यार बात तो ठीक कह रहे हैं यार, गलत नहीं कह रहा है। पीछे वालों ने भी कहा, जो बैठे हुए थे ना समझदार लोग, उन्होंने कहा ये विलियम वुंट गलत कह रहा है, तू ये सही कह रहा है। सिगमंड फ्राइड है ना, ये सही कह रहा है कि मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन नहीं है। तो फिर वो सिगमंड फ्राइड, वो विलियम वुंट खड़ा हुआ और उसने कहा तू बता फिर किसका अध्ययन करेगा? अचेतना का विज्ञान कहें? अचेतना एक बुरा शब्द है, अच्छा शब्द नहीं है। उसने कहा मैं नहीं जानता हूं किसका कहूं, लेकिन चेतना का नहीं कहने दूंगा, ध्यान रखना। मैं नहीं जानता हूं तुम किसका अध्ययन बढ़ाते हो इसे, लेकिन चेतना का नहीं होगा। ये मनोविज्ञान चेतना का होगा नहीं। बताओ मनोविज्ञान की आलोचना, देखो मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन बना कब था? कब आलोचना हो गई? थोड़े ही दिन रहा, 11 वर्ष। इसके बाद आगे बढ़े। मनोविज्ञान अपना कोई स्वरूप तय नहीं कर पा रहा है। कौन सी सदी है? 20वीं सदी आ गई। 20वीं सदी आ गई। एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम मैकडूगल। नाम सुना आपने कभी? ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक है विलियम मैकडूगल। ये ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने पता नहीं इसके क्या दिमाग में आया, 1905 की बात है। कब की बात है? 1905 की बात है। इसने 1905 में एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, फिर आगे लगा दिया डॉट। ये लो, ऐसे लिख दिया। मुझे बताइए हाल ही में ताजा बेइज्जती हुई थी किनकी? विलियम वुंट, जेम्स, वोइब्ज, टिचनर, ये लोग थे, इनकी बेइज्जती हुई है कि नहीं हुई है? अच्छा, ये इस इंतजार में है कि कौन ये बताए कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। इन्होंने भी कसम खा रखी है, बोले ठीक है बेइज्जती हो गई तो हो गई, लेकिन मनोविज्ञान को हम किसी दूसरे विषय के रूप में स्थापित नहीं होने देंगे। स्थापित होगा तो किसके रूप में? चेतना के रूप में। अभी नहीं होगा तो सिगमंड फ्राइड मर जाएगा, उसके बाद होगा, लेकिन होगा चेतना के रूप में। बाकी किसी के रूप में स्थापित नहीं होने देंगे। कसम खाए हुए बैठे थे, तैयार बैठे थे। हाल ही में दुकानें वुकानें लगाई थी, कोचिंग खोली थी, सब बंद हो गई, तैयार बैठे थे। विलियम मैकडूगल ने जैसे ही ट्वीट किया, सुबह सुबह इंग्लैंड पहुंच गए। उसके घर वो बेचारा चाय पीने के लिए उठा था, उठकर चाय नहीं पी होगी उसने उससे पहले। बोले ए निकल बाहर, निकल बाहर निकल, तू विलियम मैकडूगल कौन है तू? बता मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? अरे बोले क्या हो गया? बोले तूने ट्वीट किया है ना। अरे बोले रात को हो गया क्या? ये तो गड़बड़ हो गया। तो बोले क्या ट्वीट किया है मैंने? ये भी संयोग ठीक था कि पूरा नहीं लिखा गया वाक्य।
का तू कह रहा है मनोविज्ञान व्यवहार का, अरे बोले ये मैं पूरा लिख रहा था लेकिन बीच में क्या है कि ज्यादा हो गई थी इसलिए मैं सो गया था, पूरा नहीं लिख पाया, इसको पूरा करना है मुझे। मैं तो ये लिख रहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान हो सकता है। मैं ये कब कह रहा हूं है, मैं तो अनुमान लगा रहा हूं जो मनोविज्ञान किसी का भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं व्यवहार का हो सकता है। देखिए खालिस्तान के साथ बेटे देखिए फिट हो जाएगा भाई, व्यवहार हो सकता है। यदि आपको लगता है तो गलती, धूल खाई काली गाय, आज के बाद ऐसे ट्वीट नहीं करूंगा, करूंगा ही नहीं मैं आज के बाद ऐसे। फिर वहां से उन्होंने वीडियो वगैरह बनाया, बोले देखो ये विलियम मैकडुगल ये तो ऐसे गलती से लिख रहा है, ये कह रहे हैं, वो चला गया। इस विलियम मैकडुगल का एक शिष्य था जिसका नाम था वाटसन, नाम सुना क्या आपने? ये वाटसन, इसने वाटसन को फोन किया विलियम मैकडुगल ने, अरे बोले वाटसन सुन गड़बड़ हो गई। अरे बोले गड़बड़ क्या हो गई? अरे बोले मैंने एक रात को ट्वीट कर दिया था। अरे बोले वो तो मैंने भी देखा, लेकिन गुरुजी आप ये उल्टे सीधे काम क्यों करते हो? तो अरे बोले हो गया यार, अब हो गया तो हो गया, मतलब सिद्ध कर इसको। वॉटसन और विलियम मैकडुगल दोनों ने मिलके उस बात पर अध्ययन किया, और अध्ययन करके 1913 में जाके वॉटसन ने एक फिर ट्वीट किया दुनिया में और कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध और निश्चित विज्ञान है, और यदि किसी को डाउट है तो मेरे पास आ जाना, व्यवहार की परिभाषा बता दूंगा और मनोविज्ञान कैसे व्यवहार का अध्ययन करता है ये भी बता दूंगा। और उन्होंने सिद्ध कर दिया 1913 में जाके। तब से मनोविज्ञान किसका अध्ययन चल रहा है? व्यवहार का अध्ययन चल रहा है। लेकिन देखो नींव तो यहीं रख दी गई थी ना 1905 में। अब बताओ मुझे, ये व्यवहार का विज्ञान है, ये बात भी सही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसका मतलब 1890 से लेकर 1905 तक मनोविज्ञान किसी का भी विज्ञान नहीं था ना। इसलिए मनोविज्ञान के इतिहास में इस काल को मनोविज्ञान का बंजर काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बंजर वह होता है ना जिसमें कुछ भी उत्पादित नहीं हुआ हो। इस 15 वर्षों के समय को क्या बोलते हैं? बंजर काल कहते हैं। और 20वीं सदी से मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर रहा है? व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। आज तक भी मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर रहा है? व्यवहार का। अब आगे जैसे ही चेंज होगा मैं आपको समय रहते हुए सूचित कर दूंगा कि भाई ये चेंज हो गया है। हाँ वो ध्यान रखना है ना। बताओ तो मनोविज्ञान 16वीं सदी में किसका? 17वीं में? 18वीं में? क्यों? 18वीं में मन का ही है, 19वीं में चेतना का, और 20वीं में व्यवहार का। बताओ मनोविज्ञान का इतिहास तो यहीं से शुरू हुआ है ना, लेकिन अतीत कहां से शुरू हो गया? अरस्तु, प्लेटो और ये सुकरात वगैरह जो लोग थे वहीं से शुरू हो गया था ना। लिखो 1-2 लाइन, नहीं नींद आ जाएगी। क्या लिखा है? अभी कुछ नहीं लिखा है ना, मनोविज्ञान का इतिहास लिखना है। इसमें लिखो प्रारंभ में मनोविज्ञान को, ऐसे अलग अलग लाइनें लिखनी है ना। प्रारंभ में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 16वीं सदी में कोष्टक में लिखना 1590। 16वीं सदी में यूनान निवासी
रुडोल्फ गोइकल ने, यूनान निवासी रुडोल्फ गोइकल ने अपनी पुस्तक साइकोलिजिया में किया। अपनी पुस्तक साइकोलिजिया में किया। हो गया? यहां तक लिख लिया आपने? नेक्स्ट लाइन में लिखो, अलग से लाइन बदल के लिखना ना। लिखो 16वीं सदी में अरस्तु, प्लेटो, आदि के विचारों के आधार पर शुरुआत कहां से की थी आपने? 16वीं सदी में अरस्तु, प्लेटो आदि के विचारों के आधार पर मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया। आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया। आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना गया। नेक्स्ट लिखो, अलग से लाइन बदल के फिर लिखो, 17वीं सदी में इसे मन ओब्लिक मस्तिष्क, 17वीं सदी में इसे मन ओब्लिक मस्तिष्क के अध्ययन करने वाले विषय 17वीं सदी में इसे मन ओब्लिक मस्तिष्क के अध्ययन करने वाले विषय के रूप में स्थापित किया गया। इसी लाइन के लिए हम लिख रहे हैं समर्थक, नीचे लिख लो समर्थक। कौन कौन हुए समर्थक? पोम्पोनोजी, टॉमस रीड, हॉब्स, स्पिनोजा, लिबनिज, जॉन लॉक आदि। हो गया? हमने लिखा है 17वीं सदी में इसे मन ओब्लिक मस्तिष्क के अध्ययन करने वाले विषय के रूप में स्थापित किया गया। फिर इसके समर्थक है पोम्पोनोजी, टॉमस रीड, हॉब्स, स्पिनोजा, जॉन लॉक, लिबनिज आदि। हो गया? फिर लाइन बदल के लिखो, 18वीं सदी में
18वीं सदी में क्या रहा? मन का ही रहा। लेकिन 18वीं सदी में ये मन के अध्ययन करने वाले विषय के रूप में मन के अध्ययन करने वाले विषय के रूप में स्वीकृत रहा। स्वीकृत यानी स्वीकार करके रखा लोगों ने, स्वीकृत रहा। फिर लाइन बदल के लिखो, 19वीं सदी में इसे चेतना के अध्ययन करने वाले विषय के रूप में इसे चेतना के अध्ययन करने वाले विषय के रूप में मान्यता मिली। रूप में मान्यता मिली। समर्थक कौन कौन है? समर्थक लिख लो। विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम वॉइब्स, जेम्स सल्ली, टिचनर आदि। नेक्स्ट लिखो, 20वीं सदी में इसे व्यवहार का अध्ययन करने वाले 20वीं सदी में इसे व्यवहार का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में स्वीकार किया गया। इसे व्यवहार का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में स्वीकार किया गया। व्यवहार का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में स्वीकार किया गया। समर्थक कौन है? समर्थक लिखो, विलियम मैकडूगल, वाटसन, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर नहीं लिखा हुआ है, अपने आप ही लिखना है। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर आदि। वाटसन, पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, एडविन गुथरी, जितने भी आएंगे ना व्यवहारवादी आगे आ जाएंगे। आपको इतना ही ध्यान रखना है यहाँ। अच्छा, वर्तमान में किसका करता है? केवल व्यवहार से काम चला लोगे क्या? 21वीं सदी बदल गई है। ये तो 20वीं सदी में था। 21वीं सदी में व्यवहार के साथ साथ मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी करता है, मेंटल प्रोसेस। हालांकि मेंटल प्रोसेस व्यवहार का ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी आजकल की जितने भी किताबें आ रही है ना, आजकल जो भी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक नहीं आ रही है, उन सब में व्यवहार के साथ में किसको दे रखा है? मानसिक। मैं तो ये कहूं कि 21वीं शताब्दी के बाद ये किस में स्थापित हो गया है?
मानसिक प्रक्रियाओं के साथ में हो गया है। तो नेक्स्ट लाइन में अलग से लाइन लिख लो, लिखो वर्तमान में मनोविज्ञान के अंतर्गत वर्तमान में मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानसिक प्रक्रियाएं, मेंटल प्रोसेस। प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हो गया। अब कुछ एक दो उल्टी सीधी बातें भी तो लिखनी पड़ेगी ना, जो बीच में हमने बोली थी। लिख लो, एक लाइन में तो यही लिखेंगे, फिर डिफाइन आगे कर लेंगे। अलग से फिर लाइन बदल के लिखो। मन की 3 अवस्थाएं होती है। मन की 3 अवस्थाएं होती है। मन की 3 अवस्थाएं होती है। लिख लो, नंबर 1 चेतन मन, नंबर 2 कौन सा हो जाएगा, अचेतन मन, और नंबर 3 अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन। चेतन मन कितना होता है 10%, अचेतन कितना होता है 90%। तो कोष्टक में वो भी लिख लेना साथ में, एक 10% और एक कितना होता है 90%। अच्छा, ये दिमाग में मत लाना कि इनको डिफाइन नहीं किया है। जब हम सिगमंड फ्राइड का बाल विकास में एक सिद्धांत पढ़ेंगे, साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उस समय इस मन का पूरा विश्लेषण करके रखेंगे। चेतन क्या होगा, अचेतन क्या होगा और अर्धचेतन क्या होगा। तीनों ये मनोगतिक स्थिति आपको बताई जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब है 1879 में। लिखो, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में स्थापित की। जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, कोष्टक में लिखना, लिप्जिंग विश्वविद्यालय, कोष्टक में लिखो। वर्तमान नाम डैश लगा के क्या लिख दोगे, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कोष्टक बंद कर दो। आपने लिखा है विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में स्थापित की। आगे लिख लो, में स्थापित की। में स्थापित की। हो गया। अच्छा, जब इतना बता दिया तो ये भी बता दो, भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोली गई? ये तो दुनिया की है, क्या भारत में भी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई है क्या? खोली तो गई है। कब?
1750 में? भाई ये तो निश्चित सी बात है, इससे पहले तो नहीं खोली जाएगी ना, इसके बाद खोली गई है। तो कब खोली गई है? वेरी गुड। भारत में जो पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई वो कहां खोली गई? कोलकाता में। बंगाल में जो कोलकाता विश्वविद्यालय ना, उस कोलकाता विश्वविद्यालय में 1916 में स्थापना हुई, 1516 में। और किसने खोली? एक व्यक्ति है जिनका नाम है एनएन सेनगुप्त। रिबर्न का बहुत अच्छा सहयोग लिया था इन्होंने, और इन्होंने भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो यहीं पे नोट लगा के लिख लो। इधर देखिए एक बार, 12वीं कर ली क्या? 12वीं पास नहीं की क्या अभी? बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं, जमा जमा के लिख रहे हैं। ये थोड़ा स्पीड से लिखो, जैसे मोती सुंदर से अक्षर लिख रहे हैं कि पता नहीं कहाँ ले जाना है इनको। इनको मुझे पता है आपको तब तक ही याद रखना है जब तक कि एग्जाम में काम आए। उसके बाद तो तुम बेचोगे इसको सीधा, कहीं तो बेचने का भी टाइम नहीं लेंगे, कहीं तो सीधा एग्जाम में पास हो गए उसके बाद तुड़ी लगाएंगे इसको। तब तक काम आ जाए तब तक रख लो आप, नहीं मतलब आगे भी बढ़ोगे। क्या बात है, ये तो मजबूरी है हमारी, है ना? नहीं कौन पढ़े ऐसी माथा फोड़ियों को। चलो जो भी है। अच्छा वैसे कल एक अखबार में खबर भी आ रही थी, 1 लाख शिक्षकों के पद कम करने की कर रही है तैयारी। है देखो हर तरह से तैयार रहना जरूरी है। सरकार 1 लाख शिक्षकों के पद कम करने की कर रही है तैयारी। फिर भी भर्ती तो आएगी ना, भर्ती तो आएगी, ये मान के चलो भर्ती तो निश्चित रूप से आएगी। अच्छा ये आपका काम, आपके लिए अभी अड़चन नहीं आएगी, ये अभी इतना जल्दी कुछ नहीं होना है। अभी ये बातें 2-3 साल पे जाके टिकेगी, जब तक आपकी भर्तियां हो आके ना आप ज्वाइन कर लोगे। उसके बाद भले ही कितना ही कम करो, आपको भले ही नौकरी लगने की बात चाहिए, भले फिर कहें ना कि अब आपके लिए स्कूल नहीं है हॉस्पिटल है, तो वहाँ लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो वहाँ सेवा कर लेंगे। एक बार लगा दो बस, हे भगवान एक बार चाहे भले ही अंडमान निकोबार द्वीप भी लगा दो, है ना? चलिए लिखो, भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला प्रयोगशाला 1916 में कोलकाता में, कोलकाता कहाँ है? बंगाल में ना, कोलकाता में। इस समय पश्चिम बंगाल नहीं था, इस समय बंगाल था, वो तो बाद में बनता है। कोलकाता में एनएन सेनगुप्त, क्या बांट दिया गया था इस समय? बंगाल को बांट दिया गया था क्या? फिर 1911 में वापस कर दिया ना हमने, भंग रद्द कर दिया गया था ना। हाँ फिर आज़ाद हुए उसके बाद की बातें हैं ये तो। क्या लिखा है? भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1916 में कोलकाता में एनएन सेनगुप्त द्वारा स्थापित की गई, फिर लाइन बदल के लिखो, लिखो 1890 से 1890 से मनोविज्ञान की चेतना के विज्ञान के रूप में, मनोविज्ञान की 1890 से मनोविज्ञान की
चेतना के विज्ञान के रूप में आलोचनाएं शुरू हो गई। आलोचनाएं शुरू हो गई। अतः 1905 तक आलोचनाएं शुरू हो गई। अतः 1905 तक मनोविज्ञान कोई दृष्टिकोण तय नहीं कर पाया। मनोविज्ञान कोई दृष्टिकोण तय नहीं कर पाया। कोई दृष्टिकोण तय नहीं कर पाया। इस काल को कितने काल को कोष्टक में लिख लो 15 वर्ष। 15 वर्ष कब से कब तक है? 1890 से लेकर 1905 तक। इस काल को मनोविज्ञान के इतिहास में बंजर काल के नाम से जाना जाता है। इस काल को मनोविज्ञान के इतिहास में बंजर काल के नाम से जाना जाता है। बंजर काल के नाम से जाना जाता है। हो गया? फिर अलग से लाइन बदल के लिखो। सिगमंड फ्राइड ने निम्न दो आधारों पर चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की आलोचना की। सिगमंड फ्राइड ने निम्न दो आधारों पर चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की आलोचना की। नंबर 1 लिखो। छोटे बच्चों, पागल व्यक्तियों एवं जानवरों के चेतन मन का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। चेतन मन का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। चेतन मन का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। नंबर 2 लिखो। चेतन मन मात्र 1/10 भाग होता है। 1/10 भाग होता है। अच्छा, एक विलियम मैकडूगल का नाम सुना था ना आपने? क्या किया था विलियम मैकडूगल ने? बताओ देखिए, विलियम मैकडूगल ने क्या किया है? मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थापित किया है। इसके लिए इसने किताबें लिखी है। तो नीचे लिखो विलियम मैकडूगल की पुस्तकें। विलियम मैकडूगल की पुस्तकें। कौन सी किताब लिखी है? इसने एक किताब लिखी, सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय।
सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। मैंने यहां दो रूपों में लिख दिया, एग्जाम में तीसरे रूप में पूछी जाएगी। यह किताब पूछी गई है कैसे, ऐसे पूछी गई, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी। तब हमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये ऐसे ही पूछी जाती है हमेशा। किताब जो पूछी जाती है ना, किताब पूछने का रूप यही होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। ये किताब में क्या किया इसने, इसमें डैश लगा के लिख लो, व्यवहार शब्द को परिभाषित किया, व्यवहार शब्द को परिभाषित किया, व्यवहार शब्द को परिभाषित किया। एक और किताब लिखी इसने, मनोविज्ञान की रूपरेखा, मनोविज्ञान की रूपरेखा मतलब आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की रूपरेखा। इसमें क्या किया, इसमें लिख लो, चेतना शब्द की आलोचना की, चेतना शब्द की आलोचना की। चेतना शब्द की आलोचना की। वो तो 1905 की बातें चल रही थी। ये किताब तो इसने सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय प्रकाशित की थी 1908 में, व्यवहार शब्द को पहले परिभाषित किया है। और ये किताब तो बहुत बाद में प्रकाशित हुई है, इसकी 1923 में जाके प्रकाशित हुई है। ये आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी वाली जो किताब थी, अपने इतना उलझना नहीं है, अपने ये ध्यान रखना है कि किस में किसको किया है। इसमें तो व्यवहार शब्द को परिभाषित कर दिया और इसमें किसकी आलोचना कर दी है, चेतना की आलोचना कर दी। अच्छा, हमने एक कहानी पढ़ी थी, कहानी की शुरुआत की थी। बताओ, 16वीं सदी से पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र में पढ़ते थे। 16वीं सदी में यानी 1590 में मनोविज्ञान शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोइकल ने, यूनान का निवासी था, और साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में किया था। फिर 16वीं सदी में किसका देन माना जाने लगा? आत्मा का। किसके आधार पर? अरस्तु, प्लेटो, ये डेकार्ट, सुकरात वगैरह जो लोग थे, इनके आधार पर। फिर इसके बाद में 17वीं सदी में मन का अध्ययन, किसके आधार पर? पोम्पोनोजी, थॉमस रीड, हॉब्स, लॉक, स्पिनोजा, लिबनिज आदि। फिर इसके बाद में 18वीं सदी में मन का ही बना रहा। फिर 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान बन गया। मानने वाले कौन थे? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स हल्ली, टिचनर, वोइब्स। अच्छा, इसके बाद में 20वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान बना। मानने वाले कौन थे? विलियम मैकडूगल, वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, जो भी व्यवहारवादी आएंगे। फिर वर्तमान में किसका अध्ययन मानते हैं? व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन इसे मानते हैं। अच्छा बताओ, पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? किसने की? कहां पर की? किस विश्वविद्यालय में? वर्तमान में क्या कहते हैं? भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब? 1916 में। कहां पर? किसने? एन सेनगुप्त ने। अच्छा, मनोविज्ञान का बंजर काल कब से कब तक है? 1890 से 1905 के काल को कहते हैं। फिर विलियम मैकडूगल ने कितनी किताबें बताई है मैंने? 2। पहली कौन सी? सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय। क्या किया इसमें? और दूसरी कौन सी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या किया था इसमें? चेतना शब्द की आलोचना की थी।
बताइए, अब वो परिभाषा सिद्ध हुई है ना, एबिंगहास वाली। अब नीचे कुछ परिभाषाएं लिखोगे भाई, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं लिखोगे, परिभाषाएं। और उसमें पहली परिभाषा किसकी लिखोगे, एबिंगहास की। किसके लिखेंगे, एबिंगहास की। लिखो, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। अतीत बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। हो गई परिभाषा सिद्ध। अतीत तो बहुत लंबा और इतिहास क्या है, छोटा है। अच्छा, आपको एक बात और बताता हूं। अब मनोविज्ञान के हम अतीत पर नहीं जाएंगे, अब मनोविज्ञान के हम इतिहास की चर्चा करेंगे। इतिहास भी तो 16वीं सदी से शुरू हो जाता है ना, आज तक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा, इस इतिहास को, इस काल को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इस काल को भी कितने भागों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं मनोविज्ञान के इतिहास का पूर्व वैज्ञानिक काल, और एक बोलते हैं मनोविज्ञान के इतिहास का वैज्ञानिक काल। एक तो प्री साइंटिफिक पीरियड और एक साइंटिफिक पीरियड। प्री साइंटिफिक पीरियड और साइंटिफिक पीरियड का जो लैंडमार्क है वो है 1879। जब 1879 में दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला हो गई है, मनोविज्ञान ने पूर्णतः विज्ञान का दर्जा ले लिया है। और उसके बाद का काल कौन सा काल कहलाता है, वैज्ञानिक काल कहलाता है। और उससे पहले वाला कौन सा काल कहलाता है, पूर्व वैज्ञानिक काल कहलाता है। ध्यान रखिएगा। तो इतिहास में भी दो काल है ना। चलो इस काल को हम लास्ट आगे लिख लेंगे ना। अगली परिभाषा लिखो, एबिंगहास की लिख ली। एक परिभाषा लिखो जो आपको याद है, वुडवर्थ। डीएलएड करते हुए आपको कुल 3 परिभाषाएं याद हुई थी, जिसमें मैं पहली बता रहा हूं। लिखो, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्यागा। उसके बाद मन को छोड़ा। उसके बाद मन को छोड़ा। तत्पश्चात मन को छेड़ा नहीं है, हाँ, मन को छोड़ा। तत्पश्चात चेतना खोई। चेतना खोई एवं वर्तमान में व्यवहार को अपनाता है। एवं वर्तमान में व्यवहार को अपनाता है। परिभाषा याद हो जाएगी ना। चलिए अब एक बार चाय पानी पी के आइए, फिर आगे बढ़ते हैं, शिक्षा की बातें करते हैं।